हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 से 1700 सेमेस्टर 4 के लिए है। इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको हिंदी में कराने वाला हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे टॉपिक ले लिए हैं तो सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। इससे बाहर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पेपर से भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं तो वो क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। तो इससे बाहर कोई आ ही नहीं सकता क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप इसको अच्छे से देख के जाओगे तो आपकी अच्छी तैयारी इससे हो जाने वाली है। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको एकलव्य स्नातक 1 इसको जाके ज्वाइन कर लेना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 17वीं शताब्दी में मुगल मराठा जो संबंध है यानी इनके जो रिलेशन थे इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है यानी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है और काफी चांस होते हैं इसके रिपीट होने के। तो देखिए 17वीं शताब्दी में मुगल मराठा संबंध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। महत्वपूर्ण विषय क्यों रहा है? क्योंकि इस समय क्या हो रहा था कि जो मराठा थे ना वो ताकतवर बन के उभर रहे थे, यानी उनकी शक्ति का उदय हुआ था और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके थे। और शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने दक्कन जो क्षेत्र था, ठीक है, दक्कन क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी थी। और मुगल शासक जो दक्कन को अपने कंट्रोल में लाना चाहते थे उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो अगर इस समय हम देखें, इस काल को अगर हम देखें तो इस समय दोनों शक्तियों के बीच में कभी आपको संघर्ष भी दिखेगा तो कभी आपको संधि होते हुए यानी समझौते होते हुए भी दिखेंगे, कभी अस्थायी सहयोग की स्थिति भी इनके बीच में बनी दिखेगी, ठीक है। अब हम अपनी अगर बुक के हिसाब से देखें तो मुगल मराठा संबंध को जो हम पढ़ेंगे तो उसको हम 4 चरण में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला चरण क्या है, आप इसमें 1615 से लेकर 64 तक मान लीजिए। दूसरा चरण जो है वो 1664 से 1667 के आसपास मान लो। तीसरा 1667 से 80 के आसपास और चौथा जो है ये 80 से लेके 1707 के आसपास, ठीक है। यानी ये जो 4 काल है इसको बांटकर हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रथम चरण जो कि 1615 से लेके 1664 तक का समय था। तो ये जो चरण है इसमें अगर हम देखें तो मराठा शक्ति जो थी वो धीरे धीरे उभर रही थी यानी मजबूत हो रहे थे, ठीक है। शिवाजी जो है उनके पिता शाहजी भोसले ये बीजापुर की सेवा में थे उस समय। इसी पृष्ठभूमि में शिवाजी ने महाराष्ट्र के जो पहाड़ी एरिया है उसमें अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी थी। फिर इन्होंने तोरना क्षेत्र हो गया, रायगढ़ क्षेत्र हो गया, पुरंदर हो गया, ये जो क्षेत्र थे यहाँ पे जो किले थे इनको अपने कंट्रोल में ले लिया था यानी अपने अधिकार में ले लिया था, ठीक है। प्रारंभ में मुगल जो थे इन्होंने मराठों को बहुत बड़ी चुनौती नहीं माना क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इनको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति ने इन्हें सतर्क कर दिया क्योंकि जब उन्हें लगा कि भाई शिवाजी जो है ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं, उनकी शक्ति बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में फिर उनको लगा कि कहीं ना कहीं इनको सतर्क रहना पड़ेगा। तो शिवाजी की गुर्रिल्ला युद्ध नीति जो थी वो मुगलों को परेशान कर रही थी। तो ये तो हो गया पहला चरण। फिर इसके बाद है दूसरा चरण जो 1664 से लेकर 67 तक का हम पढ़ेंगे। तो इसमें मुगल मराठा संघर्ष जो था वो पहले के मुकाबले तेज हो गया था। औरंगजेब ने राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा, ठीक है। जयसिंह ने कुशल कूटनीति और सैन्य शक्ति से शिवाजी को संधि के लिए विवश कर दिया, यानी जयसिंह जो थे उनकी जो कूटनीति थी वो बेहतरीन थी। अब सैन्य शक्ति के रूप में देखें तो भी वो ताकतवर थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिवाजी को विवश होना पड़ा संधि के लिए। फिर 1665 में पुरंदर की संधि होती है। इस संधि के अनुसार देखें तो शिवाजी को अपने कई किले मुगलों को देने पड़े और उन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार करने जैसी स्थिति अपना ली थी। तो बाद में शिवाजी आगरा दरबार भी गए थे परंतु वहां उन्हें उतना सम्मान नहीं मिला जो वो सोच रहे थे। उनको नजरबंद कर दिया गया, लेकिन चतुराई से वो वहां से निकलकर महाराष्ट्र जो थे वापस लौट आए, ठीक है। तो ये दूसरा चरण रहा है। फिर तीसरे चरण में देखते हैं क्या होता है। 1667 से लेके 80 तक आगरा से वो लौटे। उसके बाद शिवाजी ने फिर अपनी शक्ति को संगठित किया क्योंकि उन्हें अपमानित वहां पे फील कराया गया था, ठीक है। उन्होंने मुगलों से छीने हुए किलों को दोबारा प्राप्त करना शुरू कर दिया। 1670 ईस्वी में उन्होंने सूरत पर आक्रमण किया और 1674 में रायगढ़ में जो शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था उसके बाद उन्होंने स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की घोषणा कर दी थी, ठीक है। यानी स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की और इससे मुगल मराठा संबंध जो थे वो पहले के मुकाबले और बेकार हो गए, यानी और ज़्यादा इनके बीच में संघर्ष हो गया। फिर शिवाजी ने मुगल प्रभुत्व को चुनौती दी और मराठों को एक संगठित राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि ये जो तीसरा चरण है ना, इस समय शिवाजी जो थे वो वापिस आ गए थे आगरा से। फिर उन्होंने क्या करा, अपने आप को मजबूत किया और सीधा उनको चुनौती देनी शुरू कर दी मुगलों को। तो ये महत्वपूर्ण समय रहा है, इसको भी हमें याद रखना है। फिर चौथे चरण की अगर हम बात करें 1680 से लेकर 1707 तक का, तो इसमें देखते हैं। तो 1680 में क्या होता है, शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनके जो पुत्र थे संभाजी वो बैठते हैं गद्दी में।
इस समय औरंगजेब जो था स्वयं दक्कन आया हुआ था और उसने मराठों को समाप्त करने का प्रयास भी किया। संभाजी ने मुगलों का विरोध किया, लेकिन 1689 में वो पकड़े गए और फिर इनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद राजा राम और फिर ताराबाई, इन्होंने मराठा संघर्ष जो था उसको जारी रखा, यानी कंटिन्यू रखा। संभाजी के समय में अगर हम देखें तो मराठों और मुगलों के बीच में संघर्ष हुए और ये बहुत तीखा संघर्ष हो चुका था इस समय में, क्योंकि औरंगजेब जो था वो दक्कन में मराठा शक्ति को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। वो पूरी तरीके से चाहता था कि मराठा शक्ति को दक्कन से कुचल दिया जाए, ताकि वो वहाँ पे अपना कंट्रोल पूरी तरीके से स्थापित कर पाए, क्योंकि मराठा जो थे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे मुगलों के लिए। ठीक है, इसके बाद शिवाजी और औरंगजेब का संघर्ष। औरंगजेब जब दक्कन का सूबेदार था तभी से शिवाजी और मुगलों के बीच में तनाव तो बढ़ने ही लगा था। शिवाजी ने मुगल का जो क्षेत्र था उस पर आक्रमण किया था और अपनी शक्ति का विस्तार भी कर रहे थे ये। तो 1664 ईस्वी में शिवाजी ने क्या किया था, सूरत पे आक्रमण कर दिया था। फिर मुगलों का एक समृद्ध व्यापारिक नगर हुआ करता था उस समय में सूरत, तो उसको लूटने का मतलब समझ रहे हो कि मुगलों की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाना। और इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को दबाने के लिए काफ़ी प्रयास भी किए थे। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने वैसे आपको स्टार्टिंग में बताने थे, लेकिन मैंने लास्ट में बताए, फिर भी आपको याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप लिख देना इसको। मुगलों की असफलता। औरंगजेब ने लंबे समय तक दक्कन में युद्ध करा, लेकिन मराठों को वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर पाया। मराठों ने क्या करा, पहाड़ी जो क्षेत्र होते थे, जो किले होते थे, ये छापामारी युद्ध की तकनीक अपनाते थे, कई बार गुरिल्ला युद्ध की तकनीक अपनाया करते थे। ठीक है, इससे क्या होता था, मुगल सेना जो थी वो थक जाती थी, आर्थिक रूप से वैसे ही कमजोर हो गई थी। औरंगजेब की दक्कन नीति ने मुगल साम्राज्य की शक्ति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया और कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य को कमजोर भी किया। ठीक है, तो ये इनकी असफलता वाले पॉइंट पे आपको लिखना है। लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है, सिर्फ 2 लाइन में निष्कर्ष बता देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 17वीं शताब्दी में मुगल मराठा संबंध जो है ये संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। इसमें शिवाजी ने क्या करा था, मराठा शक्ति को मजबूत बनाने के लिए, संगठित करने के लिए मुगल साम्राज्य को चुनौती दी थी। और पुरंदर की संधि जैसे कुछ समझौते भी हुए, लेकिन ये एक तरीके से आप ये मान लो परमानेंट कोई समझौता नहीं था। ठीक है, स्थायी शांति स्थापित इससे नहीं हो पा रही थी। शिवाजी के बाद संभाजी हो गए, राजा राम हो गए, ताराबाई हो गए, इन्होंने भी अपना संघर्ष जारी रखा और लंबे समय तक मतलब ये चलता रहा। तो औरंगजेब की ये जो दक्कन नीति थी एक तरीके से देखा जाए तो मुगलों के लिए ये सही साबित नहीं हुई। ठीक है, हानिकारक साबित हुई। तो यही बातें आपको यहाँ पे बतानी थी। अगला क्वेश्चन है कि मुगलों के अधीन मनसबदारी जो प्रणाली है इसकी आपको विशेषताओं के बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए मनसबदारी प्रणाली पे आपका क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद करके जाना है क्योंकि हो सकता है पेपर में आ जाए। तो मनसबदारी प्रणाली मुगल साम्राज्य के दौरान अकबर के द्वारा शुरू की गई थी और ये महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली में एक मानी जाती है। ठीक है, इसके द्वारा क्या था कि सेना का और नागरिक प्रशासन यानी दोनों का संचालन यानी प्रबंधन करना था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सम्राट को यानी जो शासक होता था उसको मदद मिली ताकि वो सेना को मैनेज कर पाए, नागरिक प्रशासन को अच्छे से चला पाए। तो इसमें ये जो मनसबदारी प्रणाली है बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। अब ये जो मनसब शब्द है ये अरबी लैंग्वेज यानी जो अरेबियन लैंग्वेज होती है उसका ये शब्द है। इसका मतलब होता है पद या फिर ओहदा। पद का मतलब आप जैसे पोस्ट देखते हो ना कि कोई पोस्ट है, कोई अधिकारी की पोस्ट है, कोई किसी छोटे कर्मचारी की पोस्ट है, जो पद होता है या रैंक कह लो आप, तो ये कहा जाता था इसको। इस पद पे आसीन व्यक्ति यानी जो व्यक्ति इस पद पे आसीन होता था उसको मनसबदार कहा जाता था। इस व्यवस्था ने मुगल शासकों को अनुशासित, संगठित और वफादार अधिकारियों का समूह बनाने में अनुमति दी। कहने का मतलब है कि ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी इसके कारण जो मुगल शासक थे उनको एक बेहतरीन संगठन मिला, एक अनुशासित कर्मचारी यानी अधिकारियों का ग्रुप मिला। ठीक है, और इनको ये कंट्रोल भी करते थे पूरी तरीके से। ये सैन्य कमांडर के रूप में, राज्यपाल के रूप में या फिर कर संग्रह करता यानी जो टैक्स कलेक्ट करते हैं इनके रूप में अपनी भूमिका को निभाते थे और साम्राज्य की सेवा करते थे यानी राजा के, सम्राट के अधीन होते थे। देखो जैसे यही पिक्चर है, इससे आपको पता लग रहा होगा जैसे यहाँ पे शासक बैठे हुए हैं और ये सब क्या है, ये मनसब है। ठीक है, तो मनसब का मतलब क्या होता है या पद या स्थिति, इसको आखिर और डिटेल में समझे तो कैसे समझेंगे, तो ये आपको समझना है। देखिए मनसबदारी व्यवस्था में मनसब जो है एक संख्या होती है और मुगल दरबार में किसी व्यक्ति के पद या स्थिति को वो संख्या दर्शाती है। अब ये पद दर्शाता है कि वो व्यक्ति कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो किसी का मनसब ज़्यादा होगा यानी वो जो संख्या होगी वो ज़्यादा होगी तो उसका पद भी बड़ा माना जाएगा, उसको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, जिम्मेदारी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी ये
यही तय करता था कि उसको कितना वेतन मिलेगा और कितने सैनिकों के लिए वो जिम्मेदार रहेगा। मनसब जो होता था आमतौर पे देखा जाए तो 10 से लेकर 10,000 तक हो सकता था, लेकिन ज्यादातर जो साक्ष्य मिले उसमें 500 से 5,000 के बीच ही होते थे। ठीक है, मनसब जितना ऊंचा होगा अधिकारी के पास उतनी ही ज्यादा शक्ति होगी, उतना ही ज्यादा वो सम्मानित व्यक्ति होगा। ठीक है, उतनी ही ज्यादा उसके पास जिम्मेदारी होगी। मनसबदार कौन थे? तो मनसबदार जो होते हैं मुगल साम्राज्य में अधिकारी होते थे। ये सीधे सम्राट के अधीन काम करते थे। ठीक है, यानी सीधे सम्राट के अंडर काम करते थे, बड़े अधिकारी होते थे। ये सैन्य नेता के रूप में भी काम कर सकते हैं, यानी सेना के कमांडर के रूप में भी काम कर सकते हैं, नागरिक प्रशासक के रूप में भी काम कर सकते हैं, या फिर ये दोनों कर सकते हैं। यानी मान लो कोई सम्राट है, सम्राट के नीचे कोई मनसब है, ठीक है, मनसबदार है। मनसबदार जो है हो सकता है कि उसको सेना की भी जिम्मेदारी दे रखी हो और नागरिक प्रशासन की भी दे रखी हो। ठीक है, या फिर केवल सेना की दे रखी हो। ये आमतौर पे कुलीन वर्ग होते थे। कुलीन समझ रहे हो? कुलीन का मतलब है अभिजात वर्ग, अमीर वर्ग, पैसे वाला वर्ग, जो सत्ता के करीब हो, जो ताकतवर हो, जिसका वर्चस्व हो। ठीक है, इस तरीके का। तो ये महत्वपूर्ण अधिकारी या सम्राट के भरोसेमंद लोग होते थे और सत्ता के स्थायी धारक नहीं थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यानी ये मनसबदार जो है ना, ये परमानेंट नहीं है, यानी सत्ता के स्थायी धारक नहीं है। असली कंट्रोल जो होता था वो सम्राट के पास ही होता था। उनका पद जो है पूरी तरीके से सम्राट की इच्छा पे निर्भर करता है। अगर मान लो कोई मनसबदार जो है अपने कर्तव्य में विफल हो जाता है या विश्वासघात कर देता है तो सम्राट उसको हटा देगा। लेकिन अगर मान लो कोई मनसबदार, ठीक है, बहुत अच्छे से काम करता है तो वो सम्राट उसको पदोन्नति भी दे सकता था, यानी प्रमोशन भी दे सकता था। अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको निकाल भी सकता था। तो साम्राज्य चलाने और क्षेत्रों में शांति बनाए रखने में मनसबदार जो होते थे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है जात और सवार। ठीक है, तो प्रत्येक मनसब के दो हिस्से होते थे, दो भाग होते थे। एक जात है और दूसरा सवार है। अब जात जो है ये रैंक से अधिकारी का व्यक्तिगत पद पता चलता है। ठीक है, यानी जो जात है ना, जात रैंक होती है एक तरीके से। उस रैंक से क्या पता लगता है कि अधिकारी का व्यक्तिगत पद क्या है, उसको क्या पद मिला हुआ है, कौन सी पोस्ट पे हुआ है। ठीक है, इससे उसे मिलने वाला वेतन भी तय होता था। और सवार जो है उससे पता चलता था कि मनसबदार को सम्राट के लिए कितने घुड़सवार रखने की परमिशन है, कितने घुड़सवार वो सैनिक रख सकता है। तो इसको सवार कहा जाता था। ठीक है, तो ये पूछा जाता है पेपर में। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने है, मान लो 3,000 जात और 1,500 सवार वाला जो मनसबदार है, इसको युद्ध के लिए 1,500 ट्रेंड, ठीक है, यानी प्रशिक्षित घुड़सवार तैयार रखने होते थे हमेशा। इस व्यवस्था को बादशाह को एक मजबूत और तैयार सेना बनाने में मदद मिली। अब क्या होता था भाई, इस व्यवस्था की वजह से जो बादशाह होता था उसको एक मजबूत सेना मिल जाती थी, बनी बनाई सेना। ठीक है, अब ये जो पद होता है ये वंशानुगत नहीं है, ये याद रखना है। यानी ये पद जो है ये वंशानुगत नहीं है, सम्राट को लौटाए गए पद। कहने का मतलब है कि मनसबदारी व्यवस्था में अगर पद की बात करें तो ये वंशानुगत नहीं होता था। वंशानुगत का मतलब जैसे पिता को कोई पद मिला हुआ है तो उसके बेटे को मिल जाए, फिर उसके बेटे को मिल जाए, ऐसा सिस्टम नहीं होता था। इसका मतलब क्या है कि ये पद पिता से पुत्र को नहीं मिल सकता। जब कोई मनसबदार मर जाता था तो उसका पद जो होता था, ठीक है, और उसकी जो जागीर होती थी वापिस सम्राट के पास आ जाती थी। फिर सम्राट क्या करता था, ये पद किसी और को दे सकता था, किसी और को वो जिम्मेदारी दे सकता था। तो इससे मुगल शासकों को शक्तिशाली परिवारों को अपना राज्य बनाने से रोकने में मदद मिली। इसने क्या करा, सम्राट को जन्म की बजाय वफादारी, प्रतिभा और सेवा के आधार पर रैंक देने की भी अनुमति दी। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि ये जो पद है ये वंशानुगत नहीं है। मान लो कोई मनसबदार है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी जागीर, उसकी जो उसका पद है वो सम्राट के पास चला जाएगा। सम्राट क्या करेगा, उसको किसी दूसरे को दे सकता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होता है, एक और चीज़ हमने समझी कि वो किसी और को पद दे सकता है। क्योंकि ऐसा क्यों करता है, क्योंकि ताकि कोई एक व्यक्ति किसी क्षेत्र में ज़्यादा ताकतवर ना बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट है मनसबदारों को जागीरों के माध्यम से वेतन दिया जाता था। मनसबदार जो है इनको वेतन कैसे दिया जाता था, जागीर के माध्यम से। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका एक जागीरदारी वाला क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, आगे मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा जागीरदारी वाला, वो भी आपके पेपर में कई बार पूछा हुआ है। तो देखिए, ज्यादातर जो मनसबदार थे इनको जागीरदारी नामक प्रणाली के माध्यम से भुगतान यानी पे किया जाता था। जैसे मान लो ये काम कर रहे हैं तो उसके बदले में इनको पे मिल रहा है, ठीक है, पेमेंट मिल रही है, तो ये जागीरदारी के रूप में मिल जाती थी। इन्हें नगद वेतन की बजाय जागीर मिल जाती थी। जागीर क्या है, एक जमीन का टुकड़ा है, यानी भूमि है। तो मनसबदार क्या करते थे, भूमि के मालिक नहीं होते, याद रखना। इनको वो जागीर मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मालिक हो गए हैं। इनको उस जमीन पे, उस जागीर पे टैक्स लेने का अधिकार है। यानी ये क्या करते थे, उस जगह से टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं, पर ये उसके मालिक नहीं होते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है। और इस यहाँ से जो टैक्स मिल रहा है, यानी जो पैसा मिल रहा है,
इसका उपयोग उसको सैनिकों को वेतन, यानी अपने जो सैनिक है उसको वेतन के रूप में दे सकते हैं, अपने जो खुद के पर्सनल खर्चे हैं उसको पूरा करने में इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है। सम्राट किसी भी समय जागीर बदल सकता था और या रद्द भी कर सकता था, इसलिए मनसबदार को हमेशा वफादार और एक्टिव रहना पड़ता था। ठीक है, अब देखो सम्राट जो था उसके पास ही सारी पावर है, तो वो चाहे तो किसी व्यक्ति की जागीरदारी को बदल सकता है, यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को दे सकता है। इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं वो एक्टिव भी रहेगा, वफादार भी रहेगा। ठीक है, सैनिकों और घोड़ों का निरीक्षण किया गया, तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि मनसबदार ईमानदार थे और वास्तव में अपने सैनिकों को अपने पास रखते थे। ठीक है, तो मुगल सरकार ने क्या करा, रिकॉर्ड रखने के लिए निरीक्षण की एक प्रणाली अपनाई। सभी घोड़ों पे क्या करते थे, वो शाही निशान लगा दिया जाता था। ठीक है, यानी सैनिकों का भी पंजीकरण किया जाता था और घोड़ों पे भी निशान लगाया जाता था। इसे दागना कहा जाता है, वैसे ब्रांडिंग भी कहा जाता है इसे। ठीक है, इसमें क्या करते थे, कोई गर्म धातु से घोड़े के उस पे शरीर पे छाप दिया जाता था, तो उसे ब्रांडिंग हो जाती थी, निशान छप जाता था। इसने सम्राट को धोखाधड़ी और नकली रिकॉर्ड को रोकने में मदद की, जिससे क्या होता था, सेना अधिक अनुशासित भी हो गई और भरोसेमंद भी हो गई। वरना अगर मान लो ये नहीं होता तो वो अपने अपने घोड़े को, अपने सैनिक को कहीं और भी यूज कर सकता था, लेकिन अब ब्रांडिंग हो जाती है, उनका पंजीकरण होता है, तो कहीं ना कहीं वो उसको हर जगह यूज नहीं कर सकता है। फिर मनसबदार जो होते हैं इनके क्या कर्तव्य होते हैं, तो इनके कई सारे कर्तव्य होते थे। जैसे ये युद्ध लड़ने का काम करेंगे, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का काम करेंगे, टैक्स भी वसूला करते थे, प्रशासन में भी मदद किया करते थे। ठीक है, कुछ मनसबदार जो थे वो प्रांतों के गवर्नर भी होते थे और अपने क्षेत्र में सब कुछ प्रबंधित करते थे, यानी पूरा का पूरा मैनेजमेंट अपने क्षेत्र में इनको करना पड़ता था। और शांति बनाए रखनी होती थी, लोगों का समर्थन करना होता था, सम्राट के आदेशों का पालन भी करवाना होता था। ठीक है, इनकी भूमिका जो है सैन्य नेता या कर अधिकारी या जिला प्रशासक, इन तीनों के मिश्रण के रूप में भी हो सकती थी। फिर है पदोन्नति और स्थानांतरण। ठीक है, ये आम बात थी, यानी मनसबदारी व्यवस्था में एक बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें पदोन्नति यानी कि प्रमोशन होता था और स्थानांतरण यानी ट्रांसफर भी होता था। ठीक है, इस पे पूरा कंट्रोल किसका होता था, सम्राट का होता था। मान लो यदि कोई मनसबदार अच्छा काम करता है तो सम्राट उसके पद को बढ़ा सकता है, यानी उसको प्रमोशन दे सकता है, उसको प्रमोट कर सकता है। यदि कोई मान लो अच्छा काम नहीं करता, विफल हो जाता है या सम्राट के विरुद्ध काम करने लग जाता है, ठीक है, तो उसका पद जो है वो कम किया जा सकता है या उसका पद छीना जा सकता है। शक्ति के दुरुपयोग से बचने के लिए मनसबदारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर भी कर दिया जाता था। कई बार क्या होता था, जैसे मान लो कि कोई एक क्षेत्र दे दिया किसी मनसबदार को, अब वो लंबे समय से वहां पे है, टैक्स भी इकट्ठा कर रहा है, प्रशासन भी देख रहा है, तो हो सकता है वहां पे वो ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश करे। ठीक है, तो ऐसे में क्या करता था, जो सम्राट होता है वो उनका ट्रांसफर भी कर सकता है और इससे सम्राट को अधिकारियों को कंट्रोल करने में भी और भ्रष्टाचार कम करने में भी कहीं ना कहीं मदद मिलती थी। नेक्स्ट पॉइंट है नागरिक और सैन्य दोनों कार्यों में उपयोग, यानी मनसबदारी व्यवस्था जो थी एक लचीली व्यवस्था थी। एक मनसबदार जो है वो सैन्य और नागरिक दोनों तरीके के कर्तव्य निभा सकता था। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जैसे मान लो कोई सम्राट है, वो किसी मनसबदार को दो तरीके की जिम्मेदारी दे सकता है, या तो उसको सैन्य प्रशासन की जिम्मेदारी दे दे या नागरिक प्रशासन की दे दे, या फिर अगर उसको लगता है कि ये ज्यादा योग्य है तो उसको दोनों जिम्मेदारी भी दे सकता था। ठीक है, तो ये व्यवस्था जो थी कुशल भी थी और सरल भी हो गई थी। वही अधिकारी युद्ध में सेना का नेतृत्व भी कर सकता था, शांति काल में जिला कलेक्टर के रूप में भी काम कर सकता था। इससे मुगल प्रशासन कम लोगों के साथ काम करते हुए भी बेहतरीन बना रहा। ठीक है, नेक्स्ट है बाद के समय में पदोन्नति और स्थानांतरण की समस्याएं आम थी। शुरुआत में क्या हुआ, खासतौर पे अकबर के शासन के दौरान देखें तो मनसबदारी व्यवस्था जो थी बहुत अच्छी तरीके से काम करती थी, लेकिन बाद के समय में देखें औरंगजेब या फिर उसके और आगे चलते हैं तो ये व्यवस्था जो थी इसमें कई तरह की समस्या आने लगी थी। बहुत सारे मनसबदार जो थे वो नियुक्त किए गए थे, लेकिन उन्हें देने के लिए पर्याप्त जागीरें यानी भूमि ही नहीं बची थी। कुछ अधिकारी जो थे वो भ्रष्ट भी हो चुके थे, अपने सैनिकों को वेतन नहीं देते थे या लोगों से एक्स्ट्रा टैक्स भी वसूला करते थे। इसके अलावा सैन्य कर्तव्य पर बहुत अधिक ध्यान देने से कभी कभी नागरिक प्रशासन कमजोर हो जाता था। ठीक है, जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया, मनसबदारी प्रणाली ने भी अपनी शक्ति और महत्व जो था उसको खोना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे अपना ये जो क्वेश्चन है ये खत्म हो जाता है और इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अकबर की धार्मिक नीति पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, अब धार्मिक नीति पे भी ना दो तीन टॉपिक हैं आपके, अकबर का भी है, औरंगजेब के समय का भी है। ठीक है, तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ज्यादातर अकबर वाला पूछा जाता है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये PYQ में आया हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो मुगल सम्राट अकबर की धार्मिक नीति जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में गिनी जाती है।
अकबर ने समझ लिया था कि भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में केवल सेना के दम पर यानी सैन्य कंट्रोल के माध्यम से शासन करना तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, भारत में जो है हिंदू जो थे वो बहुसंख्यक थे, इसलिए उनका विश्वास और उनका सहयोग प्राप्त किए बिना मुगल साम्राज्य को स्थायी और मजबूत चलाना पॉसिबल नहीं था। यही कारण था कि अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया, उदारता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान की नीति अपनाई थी। ठीक है, अकबर ने क्या करा, धर्म को राजनीति से अलग करने और सभी धर्मों में एकता और समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया था। अब एक एक करके इन पॉइंटों को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता की पृष्ठभूमि। अकबर का प्रारंभिक जीवन जो है वो राजपूतों और विभिन्न धार्मिक संस्कृतियों के संपर्क में बीता था। तो इसके कारण क्या था, दूसरे जो धर्म थे उसको समझने की प्रवृत्ति उसके अंदर विकसित हुई। उसका पिता जो हुमायूं था वो भी कुछ हद तक उदार था, इसलिए इसके अलावा सूफी संत और विशेषकर शेख सलीम चिश्ती हो गए या अन्य जो विद्वान हो गए, शेख मुबारक, अबुल फजल, फैजी, ये जो लोग थे इन्होंने भी अकबर के विचारों को उदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर हिंदुओं के प्रति उदार नीति। अकबर ने हिंदुओं के प्रति उदार व्यवहार अपनाया। उसने 1562 में युद्ध बंदी जो थे, ठीक है, इनको दास बनाने और जबरदस्ती जो धर्म परिवर्तन की प्रथा थी इसको रोक दिया था। 1562 में उसने आमेर के राजा भारमल की पुत्री जो थी, ठीक है, हरखाबाई, इससे विवाह किया था और इस विवाह से अकबर जो था हिंदू रीति रिवाज और धर्म के थोड़ा करीब आया। उसने अपनी राजपूत पत्नियों को धार्मिक स्वतंत्रता दी, राजपूतों को उच्च पदों पे नियुक्त किया अपने दरबार में। ठीक है, राजा टोडरमल हो गए, राजा भगवान दास हो गए, राजा मानसिंह जैसे जो हिंदू सरदार थे, इनको मुगल प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान मिला। अगला पॉइंट है तीर्थ कर और जजिया जो था इसका अंत करना। यानी अकबर की धार्मिक नीति का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि उसने जो गैर मुस्लिम थे उस पर जो भेदभावपूर्ण कर लगाया गया था, जो टैक्स लगाया जाता था, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया। 1563 में उसने हिंदू जो तीर्थयात्री थे जिन पे टैक्स लगाया जाता था उसको खत्म किया। 1564 में उसने जो जजिया कर लगाया जाता था उसको खत्म कर दिया था। ये कदम बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि जजिया कर जो था गैर मुस्लिमों पर धार्मिक आधार पर लिया जाता था, यानी जो मुस्लिम नहीं थे उनसे टैक्स लिया जाता था। ठीक है, ये एक तरीके से धर्म के आधार पर टैक्स था, तो इसको समाप्त किया गया। ये निर्णय जो लिया उसने, तो इससे हिंदुओं में अकबर के प्रति विश्वास बढ़ने लगा और मुगल साम्राज्य को व्यापक जन समर्थन भी मिलने लगा था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इबादत खाना और धार्मिक चर्चा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना करवाई, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वान जो थे उनको बुलाया जाता था, धार्मिक चर्चा कराई जाती थी। शुरू शुरू में मुस्लिम विद्वानों को बुलाया गया, लेकिन बाद में हिंदू आए, जैन आए, ईसाई, पारसी, अन्य धर्म के विद्वान जो थे वो भी इसमें शामिल किए जाने लगे। इन चर्चाओं से अकबर ने ये समझा कि सत्य किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी धर्मों में कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती हैं। सुलह ए कुल की नीति। अकबर की जो धार्मिक नीति है उसका मूल सिद्धांत जो था वो सुलह ए कुल की नीति था। ठीक है, इसका मतलब क्या था, सबके साथ शांति और सद्भाव का बर्ताव करना। यानी इसके अनुसार राज्य का मतलब यहाँ पे सत्ता से है। ठीक है, यानी राज्य को किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेना चाहिए, बल्कि सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से सम्मान देना चाहिए। ये सुलह ए कुल की नीति में था। फिर अकबर ने प्रशासन में योग्यता को महत्व दिया कि जो योग्य है उसको ज़्यादा महत्व दिया करता था, ये धर्म को उतना महत्व नहीं दिया। इसी कारण उसके शासन में हिंदू, मुसलमान, जैन, पारसी, ईसाई सभी को क्या मिला, सम्मान मिला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। फिर दीन ए इलाही, यानी 1582 के आसपास की बात कर रहे हैं, तो अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक नैतिक विचारधारा शुरू की। ये कोई संगठित धर्म नहीं था, बल्कि विभिन्न धर्मों की अच्छी बातों का ये मिश्रण था। इसमें ईश्वर की भक्ति, नैतिक जीवन कैसा होना चाहिए, ठीक है, लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, राजा के प्रति क्या निष्ठा हो, सहिष्णुता की भावना, सदाचार, सत्य बोलना, ये सारी चीज़ें थी। हालांकि दीन इलाही बहुत लोकप्रिय नहीं हो सका, इसके अनुयायी भी बहुत ही कम थे, फिर भी ये अकबर की धार्मिक उदारता और समन्वयवादी सोच को कहीं ना कहीं दिखाता है। धार्मिक नीति का महत्व। अकबर की धार्मिक नीति ने मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया। राजपूत और हिंदू का भी सहयोग मिलने लगा। समाज में धार्मिक कट्टरता जो थी वो कम हुई, सांस्कृतिक मेलजोल बढ़ा। अकबर की नीति के कारण मुगल दरबार जो था इसमें अगर हम देखें तो भारतीय स्वरूप ग्रहण करने लगा था। ठीक है, यानी भारतीयता आने लगी थी, और यही कारण है कि अकबर को केवल विजेता नहीं बल्कि एक महान राष्ट्र निर्माता के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। और देखो ये जो क्वेश्चन है ना, सीधा सीधा है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की चीज़ नहीं है, सीधी सीधी साफ साफ बातें लिखी हुई है, तो आपको ये पॉइंट पेपर में लिख देने। निष्कर्ष की बात करें तो अकबर की जो धार्मिक नीति है वो उदार, सहिष्णु और समन्वयवादी थी।
उसने जजिया कर, तीर्थ कर हटाया, ठीक है। जबरन जो धर्म परिवर्तन था उसको रोका, और राजपूतों को सम्मान देकर सुलह कुल की जो नीति थी उसको अपनाया, और कहीं ना कहीं भारतीय समाज में सद्भाव लाने का प्रयास किया। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल के दौरान जागीरदारी जो व्यवस्था है इसमें निरंतरता और परिवर्तन पे चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मनसबदारी जो था उससे उसमें भी हमने थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा की थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो चलिए जागीरदारी व्यवस्था जो है इसको समझते हैं थोड़ा। जागीरदारी व्यवस्था मुगल प्रशासन के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक थी। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सम्राट जो है वो अधिकारियों और जो उसके रईस थे, ठीक है, जो काम करने वाले लोग थे, उनको नगद वेतन देने की बजाय यानी कैश देने की बजाय जमीन दे देता था, यानी जिसको जागीर कहा जाता था। जमीन पाने वाले अधिकारी को जागीरदार कहा जाता था, यानी जिसको जमीन मिली है जागीर के रूप में वो जागीरदार कहलाता था। उसे उस जमीन पर टैक्स इकट्ठा करने की पूरी परमिशन होती थी, ठीक है। यानी वो टैक्स इकट्ठा कर सकता था, उसका इस्तेमाल जो है अपने सैनिक के भरण पोषण के लिए और अपने जो निजी खर्चे हैं उसको पूरा करने के लिए यूज कर सकता था, ठीक है। साम्राज्य की सेवा करने के लिए उसको अधिकार प्राप्त था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो व्यवस्था है ना, इससे कहीं ना कहीं जो मुगल साम्राज्य था उसको काफी फायदा हुआ। फायदा क्या हुआ आगे एक एक करके पॉइंट में समझेंगे। तो देखिए, इस प्रणाली ने सम्राट को अपने साम्राज्य को नियंत्रित करने यानी साम्राज्य को कंट्रोल करने, अपना जो टैक्स है उसका मैनेजमेंट करने और वफादार अधिकारियों को पुरस्कृत करने में काफी मदद की। मुगल काल के दौरान इस प्रणाली में निरंतरता और परिवर्तन दोनों देखे गए, यानी कुछ चीजें तो समान रही लेकिन कुछ चीजों में परिवर्तन भी हुआ। जागीरदारी प्रथा की उत्पत्ति, तो ये जो व्यवस्था है ये मुगलों की नहीं है, ठीक है। ये अगर हम देखें तो दिल्ली सल्तनत के समय में यानी मुगलों से पहले भी ये अस्तित्व में थी, लेकिन ये सम्राट अकबर था जिन्होंने इसे और अधिक संगठित बनाया और इसे एक बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बना दिया था। मुगलों ने जागीर को भुगतान और नियंत्रण की एक उचित प्रणाली में बदल दिया था। यहाँ पे क्या होता था कि अधिकारियों को सीमित समय के लिए जमीन मिल जाती थी, यानी जिसको जागीर कहा जाता था, ठीक है। और उनको उसके कर्तव्य भी स्पष्ट होते थे कि भाई इससे टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं, उसका क्या यूज़ कर सकते हैं, तो ये पहले से स्पष्ट होता था। जागीर क्या होती थी, तो जागीर एक अधिकारी या कुलीन को दी गई जमीन का टुकड़ा होता था। अधिकारी उस जमीन पर रहने वाले जो किसान लोग हैं उनसे टैक्स वसूल सकता था। हालांकि जमीन जो थी वो सम्राट की होती थी। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति को जागीर मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका मालिक हो गया है, वो उसको बेच देगा, ऐसा नहीं था। उसको वो उस पर टैक्स इकट्ठा कर सकता था, ठीक है। उसका मालिक तो सम्राट ही होता था। अधिकारी इसको बेच नहीं सकते थे, हमेशा के लिए अपने पास भी नहीं रख सकते थे। मुख्य विचार क्या था कि जागीर से होने वाली जो आय है ना उसका उपयोग जो है वो सैनिकों को भुगतान करने और प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए कर लिया जाता था। तो ये तरीका जो था ये मुगलों के लिए मददगार था, क्योंकि इससे सभी अधिकारियों को नगद भुगतान करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी और वो खुद ही टैक्स निकाल कर उसका यूज भी कर पाते थे। जागीरदार की भूमिका, जागीरदार के दो मुख्य कर्तव्य यानी मुख्य कार्य होते थे। पहला क्या काम था कि उसको ईमानदारी से राजस्व इकट्ठा करना होगा और उसका कुछ हिस्सा बादशाह को भेजना होगा, ठीक है। ईमानदारी से इकट्ठा किया राजस्व, कुछ हिस्सा उसने बादशाह को भेज दिया, कुछ हिस्सा अपने सैनिक जो होते थे सैनिकों को दे दिया, ठीक है। और युद्ध में मदद के लिए हमेशा तैयार रहना होता था। और उसे अपनी जागीर में कानून व्यवस्था का भी ध्यान रखना है, यानी कानून व्यवस्था बनी रहे। जमीन पर उसका कोई स्थायी नियंत्रण नहीं था। अगर वो अच्छा काम नहीं करता था मान लो तो बादशाह उसको वहां से हटा सकता था या फिर वो जागीर जो है किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता था। इस प्रणाली में निरंतरता, मुगल काल में जागीरदारी व्यवस्था में कई चीजें एक जैसी रही है। जैसे वेतन के बदले जमीन देने का विचार ऐसे ही जारी रहा। साथ ही ये नियम भी बना रहा कि जमीन सम्राट की होती है और उस पर स्थायी रूप से स्वामित्व नहीं हो सकता है, ठीक है। परमानेंट स्वामित्व उसका नहीं हो सकता, सम्राट ही उसका मालिक होता है। जागीरदारों को एक क्षेत्र में बहुत अधिक शक्तिशाली बनने से रोकने के लिए उनका नियमित रूप से तबादला किया जाता था। इन नियमों की मदद से सम्राट को भूमि और अधिकारियों पर पूरा नियंत्रण रखने में मदद मिलती थी। अकबर के अधीन जब्ती और आईने दहसाला का प्रचलन, यानी अकबर के शासन के दौरान अगर हम देखें तो राजस्व इकट्ठा करने के तरीकों में एक बड़ा बदलाव किया गया। वो बदलाव क्या है ध्यान से समझो। अकबर ने जब्ती नामक एक प्रणाली शुरू करी, ठीक है, जिसमें क्या होता था भूमि की माप की जाती थी, यानी भूमि को मापा जाता था और औसत उत्पादन यानी उससे कितना एवरेज उत्पादन हो सकता है उसके आधार पे, ठीक है, कर तय किया जाता था। यानी एवरेज कितना उससे उत्पादन होगा उसके आधार पे टैक्स को तय कर लिया जाता था। इन्होंने आईने दहसाला भी बनाया जो फसल उत्पादन और कीमतों का 10 साल का औसत था।
इससे क्या होता है कि जागीर प्रणाली जो थी निष्पक्ष हो गई और पहले के मुकाबले ज़्यादा सटीक हो गई। इससे सम्राट को भी ये समझने में मदद मिलती थी कि प्रत्येक जागीर से कितना टैक्स मिल पाएगा, कहाँ की भूमि कितनी उपजाऊ है, कहाँ से कितना टैक्स हो सकता है, ठीक है, कितना उत्पादन हो सकता है, ये चीज़ें उनको पहले ही पता लग जाती थी। फिर जागीरों के प्रकार में परिवर्तन, तो एक है तनख्वाह जागीर, यानी वेतन के रूप में दी जाती है, ठीक है, यानी वतन जागीर शासकों या रईसों को उनके गृह क्षेत्र में दी जाती थी। फिर है मशरूत जागीर, कुछ शर्तों के साथ दी जाती थी। फिर है अल तमगा जागीर, अक्सर धार्मिक विद्वानों या जो रईस होते थे, ठीक है, उनको विशेष सेवा के लिए दी जाती थी। तो वर्गीकरण की ये प्रणाली जो है मुगलों के द्वारा शुरू की गई एक बदलाव था। इसने दिखाया, यानी यहाँ पे पता क्या पता लग रहा है हमको, ये पता लग रहा है कि इन्होंने जागीर को भी कैटेगरी में बांट दिया है, जो अलग अलग तरीके के लोगों को अलग अलग काम के लिए दी जाती है, ठीक है। इसने ये दिखाया कि जागीरों का इस्तेमाल जो है वो कई उद्देश्यों के लिए किया जाता था, जैसे भुगतान के लिए, इनाम के रूप में, राजनीतिक वफादारी के रूप में, ठीक है। समय के साथ जागीरदारों की संख्या जो थी वो बढ़ने लगी, यानी जैसे जैसे मुगल साम्राज्य बढ़ता गया, अधिकारी और कुलीनों की संख्या भी बढ़ती गई। इससे इसलिए क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फिर यहाँ पे जागीरें भी देनी पड़ रही थी, तो जागीरों की संख्या भी बढ़ने लगी थी। औरंगजेब के शासन के दौरान ये एक समस्या बन गई, सभी अधिकारियों के लिए पर्याप्त जागीरें ही नहीं बची। इससे जागीरदारी संकट भी कहा जाता है। कुछ अधिकारियों को कम कीमत वाली जमीन भी मिली, जो उससे कई बार नाखुश भी दिखे, ठीक है, कई तो भ्रष्ट भी हो चुके थे। ये पहले के समय में एक बड़ा बदलाव था, जब व्यवस्था अधिक संतुलित और अधिक नियंत्रण में हुआ करती थी, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि अकबर के टाइम तक तो चलो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीतता है, औरंगजेब का समय आता है, तो जागीरदारों की संख्या बढ़ रही थी, जागीरों की संख्या बढ़ रही थी, तो ये एक समस्या बनने लगी थी, ठीक है। अब समस्या क्या क्या है इसको देखते हैं। मुगल काल के अंत तक जागीरदारी व्यवस्था में कई समस्या आ चुकी थी। कुछ जागीरदार जो थे वो करप्ट हो गए थे, भ्रष्टाचारी हो गए थे, वो ज़्यादा टैक्स वसूलते थे, किसानों को कई बार परेशान करते थे, ठीक है, उनसे ज़्यादा पैसा ले लेते थे लेकिन बादशाह को बहुत कम पैसा भेजते थे, तो किसानों को नुकसान होने लगा, कृषि उत्पादन कम हो गया। साथ ही जागीरदारों का जमीन में कोई स्थायी हित भी नहीं था, इसलिए वो केवल अल्पकालिक लाभ के बारे में सोचते थे, ठीक है, दीर्घकालिक विकास के बारे में ये नहीं सोचते थे। और इन मुद्दों ने व्यवस्था को कमजोर बना दिया और ये अस्थिर हो गई थी। फिर केंद्रीय शक्ति में गिरावट का प्रभाव, औरंगजेब के बाद अगर देखें तो मुगल बादशाह जो आए वो कमजोर हो रहे थे धीरे धीरे, तो जागीरदारों पे उनका कंट्रोल भी कम होता जा रहा था। तो कुछ जागीरदार जो थे वो स्वतंत्र शासकों की तरह काम करने लगे थे, उन्होंने बादशाह को पैसे भेजने बंद कर दिए, अपनी जमीन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना शुरू कर दिया, कई बार तो वो सत्ता को चैलेंज करने लगे थे, ठीक है। तो ये व्यवस्था जो है कभी शाही नियंत्रण का एक साधन हुआ करती थी, साम्राज्य के टूटने के कारण, बाद में साम्राज्य के टूटने का कारण बन गई थी। और धीरे धीरे क्या होता है, इसमें बदलाव भी आने लगा था, ये कमजोर व्यवस्था होने लगी थी, क्योंकि केंद्रीय सत्ता जब मजबूत थी तब तक तो सब सही था, लेकिन जब केंद्रीय सत्ता ही कमजोर होने लगी तो ये व्यवस्था भी कमजोर होने लगी और टूटने लगी। मुगलों के बाद निरंतरता और विरासत, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भी जागीरदारी व्यवस्था जो थी वो समाप्त नहीं हुई, ये क्षेत्रीय शासकों के अधीन जारी रही। बाद में अंग्रेजों ने भी राजस्व इकट्ठा करने के लिए इसी तरीके की व्यवस्था, जमींदारी और रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी, इसका इस्तेमाल किया। सेवा के बदले जमीन देने का मूल विचार वही रहा। इसलिए जब मुगल व्यवस्था के समय के साथ ये बदल गई और कमज़ोर हो गई, तो इसकी मूल संरचना जारी रही। कहने का मतलब है कि भविष्य में देखा जाए तो आगे की सरकारों को इसने प्रभावित किया, थोड़ा सा बदलाव जरूर आया, लेकिन ये व्यवस्था किसी ना किसी रूप में बाद में भी जारी रही, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि अकबर के राजपूतों के साथ संबंध जो थे उसके बारे में आपको विश्लेषण करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, तीसरे और सबसे प्रसिद्ध मुगल सम्राट अकबर, जो 1556 से 1605 तक जिसने शासन किया था, इन्हें न केवल उनकी सैन्य सफलता के लिए बल्कि उनकी चतुर और शांतिपूर्ण नीतियों के लिए भी याद किया जाता है। खासकर राजपूतों के प्रति, जो राजस्थान और उत्तर भारत के जो अन्य हिस्से में जो योद्धा शासक थे उनके साथ जो इनके संबंध थे, इसलिए इनको जाना जाता है। राजपूत बहादुर, गर्वित और शक्तिशाली थे। अकबर ने उन सभी से लड़ने की बजाय एक नया तरीका चुना। उसने उनका समर्थन जीतने के लिए दोस्ती, कूटनीति और सम्मान का इस्तेमाल किया। उनकी राजपूत नीति एक विविधतापूर्ण साम्राज्य में एकता बनाने का एक मॉडल बन गई थी। हालांकि यह हमेशा सही नहीं था,
और इसकी कुछ सीमाएं और कुछ कमियां भी हैं जिसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अकबर के समय में राजपूतों का क्या महत्व है इसको समझते हैं। तो देखिए, अकबर के समय में राजपूत एक मजबूत राजनीतिक और सैन्य शक्ति हुआ करते थे। इन्होंने जयपुर, आमेर, मारवाड़, जोधपुर, मेवाड़, उदयपुर और बीकानेर जैसे जो स्वतंत्र राज्य थे इस पे शासन किया था। नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें तो उत्तर भारत पर नियंत्रण करने के इच्छुक किसी भी राजा के लिए इनका समर्थन बहुत जरूरी था। अकबर समझता था कि दुश्मनों की तुलना में सहयोगी बनाना ज़्यादा बेहतर होगा। राजपूतों के साथ इसने शांति स्थापित करके उनकी वफादारी और सैनिक और प्रशासनिक कौशल को हासिल कर सकता था, ठीक है। तो राजपूत विवाह, राजनीतिक और प्रतीकात्मकता, अकबर की सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी राजपूत राजकुमारियों से शादी करना। ये साधारण प्रेम विवाह नहीं थे बल्कि राजनीतिक गठबंधन थे, ठीक है। यानी विवाह जो था ये गठबंधन का तरीका था। जब अकबर ने आमेर के राजा भारमल की बेटी हरकाबाई से शादी की तो इसने मुगलों और राजपूतों के बीच में मजबूत दोस्ती की शुरुआत की। अकबर ने इन राजकुमारियों को अपना धर्म बनाए रखने की अनुमति दी और उनके परिवारों को मुगल दरबार में उच्च पद दे दिया, ठीक है। तो ये शादियां जो है एकता और सम्मान का प्रतीक बन चुकी थी। मुगल प्रशासन में राजपूत, अकबर ने कई राजपूत सरदारों को मुगल सेना में प्रशासन में बड़े बड़े जो मनसब थे वो दे दिए। राजा मानसिंह हो गए, राजा भगवान दास हो गए, टोडरमल हो गए, ठीक है। ऐसे जो नेता थे इनको सेनापति और मंत्री भी बना दिया गया। अकबर का ये चतुर कदम था क्योंकि इससे राजपूतों को शामिल किया गया, उनको सम्मानित महसूस भी हुआ, उन्हें कुशल और वफादार अधिकारी भी मिल गए। इससे उनके साम्राज्य में हिंदू और मुसलमानों के बीच में विश्वास बनाने में भी उनको मदद मिली। राजपूत धर्म और संस्कृति का सम्मान, अकबर ने राजपूतों और उनके धर्म का सम्मान किया। उसने उन्हें स्वतंत्र रूप से पूजा करने, मंदिर बनाने, अपने त्योहार मनाने की अनुमति दी। उसने गैर मुसलमानों से जजिया कर वसूलना भी बंद कर दिया था, ठीक है, जिससे हिंदुओं को और ज़्यादा स्वीकार्य और समान महसूस हुआ। अकबर अक्सर हिंदू पुजारियों की बात सुनता था, उनके रीति रिवाजों का सम्मान करता था। यहाँ तक कि सुलह ए कुल की जो नीति थी उसने उसको लागू करने की कोशिश की, ठीक है, ताकि सभी के साथ शांति का बर्ताव किया जा सके। कई राजपूत राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, अधिकांश राजपूत राज्यों ने अकबर की मित्रता और सहयोग की पेशकश को स्वीकार कर लिया। आमेर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बूंदी जैसे जो राज्य थे शांतिपूर्वक मुगल साम्राज्य में शामिल हो गए। उनके शासकों को अपनी भूमि और उपाधि रखने की अनुमति दे दी गई, ठीक है। बदले में उन्हें अकबर को सैनिक वफादारी भी दी। तो ये जो नीति थी, अगर इस नीति को आप ध्यान से देखो, चाहे वो विवाह की नीति हो, चाहे वो मैत्री की नीति हो, तो हर तरीके से क्या करना चाहता था अकबर, ये विवादों को सुलझा कर, ठीक है, उनकी वफादारी प्राप्त करना चाहता था। कहीं ना कहीं उनका सहयोग चाहता था जिससे कि उसका शासन सही से चले और हिंदुओं में कहीं ना कहीं उसकी सहमति हो पाए, ठीक है। कुछ राजपूत राज्यों के साथ संघर्ष, कभी यहाँ पे देखिए, सभी राजपूत शासक अकबर की नीति से सहमत नहीं थे। इसका सबसे जो बड़ा आपको एग्जाम्पल मिलेगा वो मेवाड़ के राणा प्रताप है। इन्होंने मुगल सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, स्वतंत्रता के लिए लड़ने का विकल्प चुना इन्होंने, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में राजा मानसिंह और राणा प्रताप के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच में यह लड़ा गया था। हालांकि राणा प्रताप युद्ध हार गए लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, अपने जीवन के अंत तक वो लड़ते रहे। इससे पता चलता है कि अकबर की नीति सभी को स्वीकार नहीं थी। कुछ राजपूत ऐसे भी थे जिन्होंने गठबंधन से ज्यादा अपनी स्वतंत्रता को महत्व दिया था। राजपूत नीति के राजनीतिक लाभ, अकबर की ये जो राजपूत नीति थी इसने मुगल साम्राज्य को कई हिस्सों में लाभ पहुंचाया। सबसे पहले तो क्या हुआ, भारत के एक बड़े हिस्से में शांति और स्थिरता बनी रही। फिर इसने मुगलों को बहादुर राजपूत योद्धाओं तक पहुंच प्रदान की जिससे सेना जो थी और ज़्यादा मजबूत हुई। फिर इसमें अकबर को हिंदू और मुसलमानों को एकजुट करने में भी मदद मिली जिससे कि धार्मिक संघर्ष कम हुआ। क्योंकि देखो, शासक जो था ये अकबर जो था मुस्लिम था, लेकिन जो जनता थी उसमें हिंदू, जैन, बौद्ध हर तरह के लोग होते थे, मुस्लिम भी होते थे। तो कहीं ना कहीं उनके बीच में एक समन्वय बना रहे, तो इससे भी काफ़ी मदद मिली, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अकबर को वफादार अधिकारी मिल गए और जिसने उसे उसके साम्राज्य को कुशलतापूर्वक चलाने में उसकी सहायता की। इसकी सीमाएं और आलोचनाएं समझते हैं। तो देखिए, अकबर की नीति ज़्यादातर जो थी वो सफल थी, लेकिन इसमें कुछ कमजोरियां भी थी। ये नीति मित्रवत राजपूत राज्यों के साथ तो सही रही, लेकिन मेवाड़ जैसे जो स्वतंत्र राज्य थे वहाँ पे ये नीति फेल हो जाती है। साथ ही जहाँ मुगल राजपूत गठबंधन ने साम्राज्य की मदद की,
वहीं पे कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इससे राजपूतों की राजनीतिक आज़ादी भी छिन गई थी। ठीक है, कहीं ना कहीं वो संधि की वजह से उस तरीके से स्वतंत्र नहीं रह पाए थे। ठीक है, दूसरों को लगता है कि ये फिर भी एक चतुर रणनीति थी, क्योंकि इससे लोगों की जान बची और लंबे समय तक शांति भी बनी रही। अकबर के बाद राजपूत नीति में परिवर्तन। अकबर के बाद अगले मुगल शासक जो थे वो राजपूतों से निपटने में उतने ज्यादा सफल नहीं रहे। जहांगीर और शाहजहां ने मैत्रीपूर्ण नीति जारी रखी, लेकिन औरंगजेब का समय जब आया तो उसने अकबर के कई उदार कार्यों को वापस उलट दिया। ठीक है, उसने जजिया कर फिर से लगा दिया, कम सहिष्णुता दिखाई, राजपूत राज्यों के खिलाफ उसने युद्ध लड़ने शुरू कर दिए, जिसके कारण विद्रोह हुआ, राजपूतों का भरोसा इनसे खत्म हुआ। अकबर द्वारा बनाया गया जो सामंजस्य था वो टूटने लगा, जिससे बाद में मुगल साम्राज्य जो था पहले के मुकाबले काफी कमजोर हो गया। समावेशी शासन के आदर्श के रूप में अकबर की राजपूत नीति। अकबर का राजपूतों के साथ व्यवहार करने का तरीका अक्सर अच्छे शासन के मॉडल के रूप में देखा जाता है। युद्ध के जरिए लोगों को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर करने की बजाय उसने कूटनीति, सम्मान और सहयोग का इस्तेमाल करा। वो समझता था कि एक बड़े विविधतापूर्ण साम्राज्य में एकता बहुत जरूरी होती है और विभाजन से बचाना है, साम्राज्य को अखंड बनाए रखना है। तो इसके लिए क्या करा उसने? उसने केवल ज़मीन ना केवल ज़मीन बल्कि लोगों के दिलों को जीतने में भी मदद की। ठीक है? उसने दिखाया कि सहनशीलता और सम्मान जो है तलवार और लड़ाइयों से ज़्यादा शक्तिशाली हो सकती है। तो यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब की धार्मिक नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो अकबर की धार्मिक नीति वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, या तो अकबर का पूछ लिया जाता है, कई बार औरंगजेब, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो औरंगजेब मुगल वंश का आखिरी प्रमुख सम्राट था, जिसने 1658 से 1707 तक शासन किया, क्योंकि इसके बाद मुगल साम्राज्य तो रहा लेकिन वो काफी कमजोर हो गया था, यानी शासक जो आए वो उतने उतने ताकतवर नहीं थे। अकबर जैसे पहले के मुगल शासकों के विपरीत, जिन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया था, औरंगजेब ने सख्त इस्लामी नीतियों के लिए इसको जाना जाता है। ये एक बहुत ही धार्मिक सुन्नी मुसलमान था और उसके कार्य उसकी व्यक्तिगत मान्यताओं, इस्लामी कानून यानी शरिया और एक मजबूत इस्लामी राज्य बनाने के लक्ष्य से प्रभावित थे। यानी कि कहने का मतलब है कि औरंगजेब जो था एक कट्टर था। ठीक है, इसने धार्मिक सहिष्णुता वाली नीति नहीं अपनाई जिस तरीके से अकबर ने अपनाई थी, और इनकी धार्मिक नीति की प्रशंसा और आलोचना की गई है। ठीक है, धार्मिक नीति की प्रशंसा भी की जाती है और आलोचना भी की जाती है। कुछ लोग औरंगजेब को एक धर्मनिष्ठ शासक के रूप में देखते हैं जो अपने धर्म का पालन करता था, जबकि अन्य का मानना है कि उनके कार्यों ने समुदायों के बीच में तनाव पैदा किया और मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। अब बात करते हैं व्यक्तिगत विश्वास की। औरंगजेब ने एक सरल और सख्त इस्लामी जीवन जिया। वो विलासिता से दूर रहता था, साधारण कपड़े पहनता था और नियमित रूप से प्रार्थना करता था। उसने अपने दरबार में संगीत या नृत्य की अनुमति नहीं दी, जो अकबर और शाहजहां के समय में लोकप्रिय थी। ठीक है, उसने इस्लामी कानून यानी जो शरिया है उसका बारीकी से पालन किया और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि दूसरे भी ऐसा करें। उसकी धार्मिक नीति सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, ये उसकी गहरी व्यक्तिगत आस्था से उपजी थी। जजिया जो कर था जो बंद कर दिया गया, तो इसने उसको क्या करा? पुनः लागू करा, यानी दोबारा लागू करा। औरंगजेब की सबसे प्रसिद्ध कार्यवाहियों में से एक था जजिया कर को दोबारा से लागू करना। ठीक है, ये गैर मुसलमान, खासकर जो हिंदू लोग होते थे, इनसे लिया जाने वाला एक टैक्स था जो कि धर्म के आधार पर लिया जाता था, जिसको अकबर ने पहले से हटा दिया था। औरंगजेब का मानना था कि ये कर इस्लामी शासन का हिस्सा था। इससे कई हिंदुओं को अलग थलग महसूस हुआ, उन और उन्हें ऐसा लगा कि उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है, खासकर इसलिए क्योंकि वो पहले से अन्य करों का भुगतान तो कर ही रहे थे, अब अलग से उनको एक धर्म के नाम पे भी कर देना पड़ रहा था। इस निर्णय के कारण व्यापक गुस्सा और विरोध लोगों के मन में उत्पन्न हुआ। मंदिरों का विनाश। औरंगजेब को कई हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए जाना जाता है। उसने वाराणसी में जो प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर है, मथुरा में केशव राय मंदिर है, ये सब शामिल है। इन मंदिरों की जगह मस्जिदें बना दी गई। हालांकि इनमें कुछ पे कार्रवाई विद्रोह के समय दुश्मनों को दंडित करने के लिए की गई, लेकिन इनमें अन्य धर्मों के प्रति सम्मान की कमी दिखाई गई। यानी कि अपने धर्म को तो सही मानता था लेकिन अन्य धर्मों को सम्मान से नहीं देखा जाता था औरंगजेब के द्वारा। इसने हिंदू आबादी में भय और आक्रोश पैदा हुआ। ठीक है, इससे क्या हुआ? हिंदू आबादी जो थी कहीं ना कहीं डर डर का माहौल हो गया और एक गुस्सा उनके मन में पनपा। मुगल साम्राज्य की छवि जो थी वो उसे भी ठेस पहुंची।
हिंदू त्योहारों और प्रथाओं पर प्रतिबंध। औरंगजेब ने दरबार में होली और दिवाली जैसे जो हिंदू त्योहार थे, इसके सार्वजनिक उत्सव पे बैन लगा दिया। ज्योतिष प्रथाओं, संगीत, नृत्य को भी बंद कर दिया। हिंदू और मुगल संस्कृति में ये महत्वपूर्ण होते थे, लेकिन इन्होंने क्या करा, इस चीज़ को बैन करा दिया। ये प्रतिबंध सिर्फ धार्मिक नहीं थे, इनका असर कई लोगों के सामाजिक जीवन पे पड़ा। इन परंपराओं को हटाकर उन्होंने कलाकारों, विद्वानों, आम लोगों का समर्थन खो दिया। जिन्हें पहले सम्राटों के अधीन सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, अब वो स्वतंत्रता इसके द्वारा छीन ली गई थी। गैर सुन्नी मुसलमानों के प्रति नीति। औरंगजेब ने न केवल हिंदुओं के साथ बल्कि अन्य मुस्लिम समूहों के साथ भी सख्त रवैया अपनाया। उसने सिया मुसलमानों, सूफियों, अन्य इस्लामी संप्रदायों के लोगों को स्वीकार नहीं किया। उसने सूफी दरगाहों को बंद कर दिया। उन धार्मिक समूहों की शक्ति को भी लिमिट कर दिया, कम कर दिया, जो जिसके विश्वास अलग थे। उसने मुसलमानों में विभाजन, इसके कारण क्या हुआ, मुसलमानों में विभाजन पैदा हुआ, जिससे उसके साम्राज्य में एकता बनाए रखना काफ़ी मुश्किल हो गया। सिखों, मराठों और जाटों के साथ व्यवहार। औरंगजेब की धार्मिक नीति ने अन्य समुदायों को भी प्रभावित किया। उसने 1675 में 9वें सिख गुरु और गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया, जब उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, यानी कि जो सिख गुरु थे, उनसे इस्लाम धर्म कबूल करवाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। तो इन्होंने क्या करा, औरंगजेब ने क्या करा, उनको मरवा दिया। इससे सिख समुदाय के साथ तनाव बढ़ गया और बाद में सिखों ने इसका विरोध किया। शिवाजी और मराठों के खिलाफ उनकी कार्यवाही और विद्रोह करने वाले जाटों और राजपूतों के साथ कठोर व्यवहार आंशिक रूप से इसके विश्वास के कारण थे और इस्लामी शासन के लिए खतरा था। होता क्या था कि देखो, सिखों के साथ भी बिगड़ चुकी थी, शिवाजी और मराठों के साथ भी विद्रोह हो रखा था। ठीक है, फिर जाटों और राजपूतों के साथ भी जो इसका कठोर व्यवहार था, जिसके कारण विश्वास की कमी आई लोगों में और इसके इस्लामी शासन को सब खतरे के रूप में देखने लगे। इन कार्रवाइयों के कारण लंबे युद्ध हुए और बड़े समय तक विद्रोह चलते रहे। राजपूत संबंधों पर प्रभाव। औरंगजेब ने अकबर द्वारा राजपूतों के साथ बनाए गए जो मैत्रीपूर्ण संबंध थे उसको तोड़ दिया था। जब मारवाड़ के राठौर शासक की मृत्यु हो गई तो औरंगजेब ने इस क्षेत्र पे कंट्रोल करने की कोशिश की, जिससे राजपूत नाराज हो गए और उन्होंने इसके खिलाफ एक लंबा और भयंकर युद्ध भी लड़ा। अकबर के विपरीत, जिसने विवाह और सम्मान के माध्यम से गठबंधन बनाए थे, औरंगजेब ने बल द्वारा नियंत्रण करने की कोशिश की, जिससे मुगल राजपूत संबंध जो था उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा। शरिया आधारित शासन। औरंगजेब ने फतवा ए आलमगीरी नामक एक विशेष पुस्तक का निर्माण का आदेश दिया। इसमें इस्लामी शिक्षाओं पर आधारित कानूनों की सूची बनाई गई थी। इन्होंने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि उनकी सरकार अदालतों और प्रशासन में शरिया कानून का पालन करे। ठीक है, यानी हर जगह शरिया का पालन होना चाहिए। इससे उन्हें इस्लामी विद्वानों को खुश करने में मदद मिली, लेकिन इससे गैर मुसलमानों को अलग थलग महसूस हुआ और उनके पास कम अधिकार और कम कानूनी सुरक्षा थी, जिससे कि विद्रोह भी पनपा। ये पहले के समय में एक बड़ा बदलाव था, जब कानून सभी के लिए अधिक समान और खुला था। मिश्रित कार्य। हिंदुओं के लिए कुछ सुरक्षा। हालांकि औरंगजेब ने सख्त इस्लामी नीति का पालन किया, लेकिन वो हमेशा हिंदू विरोधी नहीं था। ठीक है, कुछ मामलों में उसने हिंदू अधिकारियों को जो जागीरें थी, भूमि थी, वो दी। कुछ हिंदू मंदिरों का सम्मान किया और अपने दरबार में हिंदू सरदारों को भी रखा। वास्तव में उसके 30% से अधिक अधिकारी जो थे हिंदू थे। इससे पता चलता है कि उसकी नीति अक्सर कठोर थी, लेकिन कभी कभी वो राजनीतिक कारणों से अलग तरीके से भी काम करता था। उन्हें पता था कि पूर्ण असहिष्णुता उसके शासन के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकती है और ये लंबे समय तक शासन चलने नहीं देगी। ठीक है, साम्राज्य पर धार्मिक नीति का प्रभाव क्या था। औरंगजेब की धार्मिक नीति ने उसके साम्राज्य में विभाजन पैदा किया, विद्रोह और अशांति पैदा कर दी। कई समुदाय जो थे वो मुगलों का जो समर्थन करते थे वो इनके खिलाफ होने लगे। मराठा, राजपूत, सिख और जाट वगैरह अन्य के साथ भी इनका जो संघर्ष था वो लंबे समय तक चला, जिसकी वजह से कमज़ोर हुआ। इसकी सख्त नीतियों ने व्यापार, कला, संस्कृति को धीमा कर दिया। अकबर और शाहजहां के अधीन जो चीज़ें फल फूल रही थी वो यहाँ पे कमज़ोर होने लगी थी। फिर उसके बाद 1707 में हो जाती है मृत्यु। इसके बाद मुगल साम्राज्य का बड़ा जो हिस्सा था वो अस्थिर हो गया। जल्द ही और तेज़ी से ये पतन की ओर बढ़ने लगा। तो यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। अकबर या फिर ये औरंगजेब वाले में से कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के अधीन मराठों के उदय के लिए जिम्मेदार कारकों का विश्लेषण करते हैं।
तो देखिए, मराठा एम्पायर जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ना आपका, आप ये लगा लो, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और कमेंट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मराठा पश्चिमी भारत में एक योद्धा समुदाय था, ठीक है। क्या था ये? एक योद्धा समुदाय था, मुख्य रूप से उस क्षेत्र में जिसे अब हम महाराष्ट्र कहते हैं। और 17वीं शताब्दी के दौरान वो शिवाजी महाराज के नेतृत्व में सत्ता में आए, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक बने, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे, ये यहाँ पे जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, यहाँ पे एम्पायर था और धीरे धीरे थोड़ा दक्षिण की साइड भी गया और यहाँ पे भी इसका प्रभाव था। शिवाजी ने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य और बीजापुर सल्तनत जैसी जो शक्तियाँ थी, इसको चुनौती दी। इनके नेतृत्व, इनका साहस और चतुर रणनीति ने इन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक बना दिया। लेकिन मराठों का उदय जो था सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से नहीं हुआ था। कई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारकों ने इनको आगे बढ़ने में मदद की थी, ठीक है। तो चलिए एक बार समझते हैं थोड़ा डिटेल में इसको। दक्कन क्षेत्र का भौगोलिक लाभ। तो जिस क्षेत्र में मराठा रहते थे, पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र हो गया, दक्कन का पठार वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पे कई पहाड़ियाँ, जंगल और घाटियाँ होती थी, ठीक है। अगर आप देखोगे इस तरीके से मैप में, तो यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये दक्कन वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो इस दुर्गम इलाके में बड़ी दुश्मन सेनाओं के लिए तेजी से आगे बढ़ना मुश्किल होता था, क्योंकि यहाँ की जो लोकेशन थी वो ऐसी लोकेशन नहीं थी कि आसानी से कोई भी वहां पहुंच जाए, ठीक है। पहाड़ी एरिया था, और तो इससे शिवाजी और उनके सैनिकों को यहाँ पे छिपने की, भागने की और अचानक से हमला करने की मदद मिल जाती थी इसमें, ठीक है। इन्होंने रायगढ़, सिंहगढ़, प्रतापगढ़ जैसी जो पहाड़ी थी, इस पे किले बनवाए थे, जिनकी रक्षा करना भी आसान होता था। महाराष्ट्र की जो भौगोलिक स्थिति है उसने मराठों को युद्ध में लाभ दिया। दक्कन में मुगल और बीजापुर शासन की कमजोरी। शिवाजी के समय में उत्तर में मुगल और दक्षिण की तरफ आए तो बीजापुर सल्तनत, दोनों ही संघर्ष कर रहे थे। मुगल भारत के दूसरे हिस्सों में युद्ध लड़ने में व्यस्त थे, दक्कन पर ठीक से नियंत्रण कर नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो बीजापुर के शासक भी कमजोर हो रखे थे, भ्रष्ट थे। इससे इस क्षेत्र में सत्ता का शून्य पैदा हो गया, यानी कि कहने का मतलब है एक कमजोर सत्ता हो रखी थी, जिसका इस्तेमाल शिवाजी ने अपना स्वतंत्र राज्य बनाने में किया। स्थानीय लोगों से समर्थन। स्थानीय जो मराठी भाषी लोग थे वो विदेशी शासन से थक चुके थे। बीजापुर के जो फारसी और तुर्की शासक थे और मुगल के द्वारा इन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था और अक्सर इनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था, ठीक है। तो इनके शासन से यहाँ के लोकल जो लोग थे वो दुखी थे। शिवाजी इनकी भाषा बोलते थे, इनकी संस्कृति का पालन करते थे और उन्हें आशा और गौरव प्रदान करते थे, ठीक है। तो किसानों और सैनिकों और यहाँ तक कि छोटे जमींदारों ने भी इनको समर्थन किया, क्योंकि ये स्थानीय स्वतंत्रता के पक्षधर भी थे। हिंदवी स्वराज यानी हिंदुओं का शासन के उनके विचार ने लोगों को उनके मिशन में विश्वास भी दिलाया। केंद्रीय प्राधिकरण का पतन। 17वीं शताब्दी में दिल्ली, मुगल और बीजापुर में केंद्रीय शक्ति जो थी वो कमजोर हो रही थी। उनके गवर्नर यानी जो सूबेदार थे अक्सर साम्राज्य की सेवा करने की तुलना में ज़्यादा टैक्स वसूलने में इंटरेस्ट रखते थे, यानी लोगों को शोषण करते थे, उनसे खूब टैक्स वसूलते थे। इससे लोग उपेक्षित महसूस करते थे, असुरक्षित महसूस करते थे। शिवाजी ने बेहतर शासन, त्वरित न्याय और लुटेरों और अधिकारियों से सुरक्षा प्रदान करने की स्थिति का लाभ उठाया। इनके नेतृत्व ने खराब केंद्रीय शासन द्वारा पैदा की गई कमी को पूरा किया, ठीक है। भक्ति और राष्ट्रवादी संतों का प्रभाव। तुकाराम, समर्थ, रामदास और एकनाथ जैसे जो धार्मिक नेता थे, इन्होंने भी मराठा लोगों को आस्था और एकता और गौरव का संदेश से प्रेरित किया इनको, ठीक है। स्थानीय जो मराठी भाषा थी उसमें उपदेश दिया जाने लगा था, जिससे आम लोग जो थे अपना जुड़ाव इनसे महसूस करते थे। उनकी शिक्षाओं ने समाज में पहचान और नैतिक ताकत की भावना पैदा की। रामदास विशेष रूप से शिवाजी के आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी बन गए थे। इन्होंने न्यायपूर्ण और नैतिक शासन के लिए लड़ने के लिए इनको प्रोत्साहित किया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो राष्ट्रवादी संत थे ना, ये भी कहीं ना कहीं इनको मराठों को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। फिर शिवाजी के व्यक्तिगत नेतृत्व गुण। शिवाजी स्वयं एक बहादुर, चतुर और दूरदर्शी नेता थे। उन्हें छोटी उम्र से ही युद्ध और प्रशासन का प्रशिक्षण दिया गया था। वे गुर्रिल्ला रणनीति का उपयोग करना, लोगों का विश्वास जीतना और अपनी सेना का प्रबंध करना जानते थे। वे आम लोगों के साथ विनम्र रहते थे, महिलाओं का सम्मान करते थे और युद्ध में नैतिकता का भी पालन करते थे, ठीक है। तो इन गुणों के कारण लोग जो थे उनको प्यार करते थे, उनको समझते थे, उनको सम्मान देते थे और ये लोगों के लिए लड़ने मरने के लिए भी तैयार रहते थे। तो ये इनके गुण थे।
फिर गुरिल्ला युद्ध का उपयोग, शिवाजी की सफलता का एक प्रमुख कारण था गुरिल्ला युद्ध। बड़ी लड़ाई लड़ने की बजाय उनके सैनिक जो थे अचानक हमला करते थे, ठीक है, मारते थे, भागते थे और पहाड़ियों में गायब हो जाते थे। तो इसी तकनीक को गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है, इसमें एक तरीके से छुप के रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा जंगलों में, पेड़ों में छुपे हुए लोग होते हैं। जैसे ही दुश्मन सेना आती है अचानक से तीर बरसाना शुरू कर देंगे, ठीक है, एकदम से मार के भग जाएंगे जंगल की गहराइयों की तरफ। तो ये होता है गुरिल्ला तकनीक। तो ये इस तकनीक को इस्तेमाल करते थे। इससे मुगलों जैसी बड़ी सेना भ्रमित हो जाती थी, निराश हो जाती थी। जिन्हें खुली लड़ाई के लिए ट्रेनिंग मिली हुई थी, वो इस तरीके की लड़ाई लड़ भी नहीं पाते थे। युद्ध की ये नई शैली महाराष्ट्र के भूगोल के लिए बिल्कुल सही थी, क्योंकि वहां पे जगह ही ऐसी थी, पहाड़ी एरिया था, छोटे छोटे क्षेत्र होते थे, जंगली एरिया होता था, ठीक है। तो इनको दुश्मनों को पराजित करने में आसानी हुई। शिवाजी की प्रशासनिक कुशलता, शिवाजी सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, वो एक महान प्रशासक भी थे। उन्होंने एक सुव्यवस्थित सरकार बनाई, अपने राज्य को क्षेत्रों में बांटा और ईमानदार अधिकारियों को नियुक्त किया। उन्होंने एक निष्पक्ष कर प्रणाली अपनाई थी, ठीक है, एक ऐसा टैक्स सिस्टम अपनाया था जो निष्पक्ष होता था। किसानों की रक्षा की, भ्रष्ट अधिकारियों को सजा भी दी और उनकी सेना वफादार और अनुशासित हुआ करती थी। इन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया, लोगों को सिर्फ परिवार के नाम के आधार पे नहीं बल्कि योग्यता के आधार पे इन्होंने नौकरी दी। अच्छे प्रशासन, इनका अच्छा प्रशासन था, ठीक है, जिसके कारण लोगों का शिवाजी के प्रति विश्वास भी बढ़ा, ठीक है। एक मजबूत सेना और नौसेना का गठन, शिवाजी को मजबूत रक्षा का महत्व पता था। तो इन्होंने घुड़सवार सेना और पैदल सेना की एक अच्छी तरीके से प्रशिक्षित सेना बना ली थी। इन्होंने भारतीय इतिहास की पहली नौसेनाओं में से एक बनाई, जिसमें पश्चिमी तट की रक्षा के लिए युद्धपोत थे। ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि समुद्र पर अक्सर पुर्तगाली जैसे विदेशी व्यापारी द्वारा हमला किया जाता था। तो शिवाजी की नौसेना क्या करती थी, व्यापार की रक्षा के लिए और आक्रमणों को रोकने के लिए, मराठा राज्य को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए ऐसी सेना का यूज करते थे। फिर भोसले परिवार से सहयोग और प्रारंभिक प्रशिक्षण, शिवाजी का जन्म जो था वो भोसले परिवार में हुआ था, जिसका इस क्षेत्र में पहले से ही प्रभाव था। इनके पिता शाहजी भोसले ने मुगलों और बीजापुर सल्तनत दोनों के लिए काम किया था और शिवाजी को कुछ सैन्य अनुभव भी दिया, ठीक है। इनकी माँ जीजाबाई ने इन्हें हिंदू राजाओं और नायकों की कहानियाँ सिखाई, जिससे उन्हें स्वतंत्रता और न्याय का सपना देखने की प्रेरणा मिली। इस शुरुआती प्रशिक्षण ने शिवाजी को मजबूत मूल्यों और लक्ष्यों वाले नेता के रूप में विकसित किया। तो यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन हो जाता है खत्म, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन है, तो ये याद करके जाना, शिवाजी वाला क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन है कि 16वीं-17वीं शताब्दी में भारत के समुद्री व्यापार के चरित्र पे चर्चा कीजिए। दक्कन क्षेत्र का भौगोलिक लाभ, भारत में समुद्री आधारित व्यापार का एक लंबा इतिहास रहा है। 16वीं-17वीं शताब्दी के दौरान देखें तो भारतीय तटीय क्षेत्र में विदेशी देशों से हमारा व्यापार होता था, ठीक है। भारतीय व्यापारी जो थे और अरब व्यापारी, यूरोपीय कंपनियां, अन्य विदेशी शक्तियां सभी समुद्र के रास्ते हमारे यहाँ से माल खरीदने और बेचने आया करते थे। तो देखो जैसे भारत में ये हिस्सा है, आप देखो यहाँ पे व्यापार होता था समुद्री, यहाँ से व्यापार होता था, इधर से व्यापार होता था। तो भारत जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है, तो हर तरफ से हमें व्यापार में फ़ायदा मिला। तो इन शताब्दियों में पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज और फ्रांसीसी जैसे यूरोपीय जो व्यापारी थे, ये इनका आगमन हुआ, यानी ये व्यापार के लिए आते थे यहाँ पे। भारत का जो पूर्वी और पश्चिमी दोनों तट, आप इधर भी देखोगे इधर भी देखोगे, दोनों तट आपको दोनों तरफ बंदरगाह मिलेंगे। और ये अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के प्रमुख केंद्र बन चुके थे, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड होता था यहाँ पे। व्यापार से धन मिलता था, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था, ठीक है। भारतीय और विदेशी दोनों व्यापारियों के बीच में यहाँ पे कंपटीशन भी था। फिर भारतीय तटों पर प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह, तो भारत के समुद्री तट पर कई महत्वपूर्ण बंदरगाह थे जो समुद्री व्यापार में एक्टिव थे, ठीक है, जहाँ से व्यापार हमारा होता था। पश्चिमी तट पे देखें तो सूरत हो जाएगा, खंबात हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कालीकट जैसे बंदरगाह, ये बहुत व्यस्त बंदरगाह थे, यहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापार हुआ करता था, ठीक है। पूर्वी तट की तरफ चलें तो मछलीपट्टनम हो जाएगा, पुलकिट हो जाएगा, नागपट्टिनम हो जाएगा, हुगली हो जाएगा, तो ये प्रमुख क्षेत्र थे जहाँ से व्यापार होता था। ये बंदरगाह भारत को अरब देशों से, दक्षिण पूर्व एशिया से, अफ्रीका और यूरोप से जोड़ने का काम करते थे। माल जो था वो नियमित रूप से आता जाता रहता था। व्यापार के कारण ये शहर जो था समृद्ध और आबाद भी हो चुके थे। भारत से निर्यातित सामान,
भारत अपने यहाँ से उच्च गुणवत्ता यानी अच्छी क्वालिटी वाले जो उत्पाद थे उसको निर्यात करता था, ठीक है, इसके लिए फेमस था। और दुनिया भर में भारत के सामान की काफ़ी डिमांड भी होती थी। हमारे यहाँ से देखा जाए तो कपास हो गया, रेशम हो गया, काली मिर्च हो गई, इलायची जैसे मसाले हो गए, कीमती पत्थर हो गए, नीले रंग, और शोरा बारूद वगैरह जो था, चीनी वगैरह जो है, इसका इसका एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, ठीक है। ये सामान वजन में हल्के लेकिन मूल्य में काफ़ी ज़्यादा होते थे, और जो उन्हें समुद्री व्यापार के लिए एकदम सही भी बनाता था। हमारे यहाँ का जो उत्पाद था वो पश्चिम एशिया में, पूर्वी अफ्रीका में, दक्षिण पूर्व एशिया में, यूरोप तक इसको बेचा जाता था इन सामानों को, ठीक है। भारत में आयातित सामान यानी जो हम बाहर से अपने देश में मंगाते हैं, भारत में आता था जो, तो भारत ने दूसरे देशों से भी कुछ सामान जो था वो आयात करता था। इसमें सोना, चांदी, तांबा, टीन जैसी धातु हो जाएगी। साथ ही घोड़े खरीदे जाते थे, इत्र खरीदी जाती थी, शराब, विलासिता का सामान, कांच के बने पदार्थ, हथियार वगैरह बाहर से मंगाए जाते थे। अरब व्यापारी जो थे वो मध्य पूर्व से सामान लाते थे, जबकि यूरोपीय जो व्यापारी थे वो अपने उपनिवेश और घरेलू देशों से सामान जो थे आयात करते थे। इस प्रकार समुद्री व्यापार जो था केवल बेचने के बारे में नहीं बल्कि ये वस्तु और संस्कृति के आदान प्रदान के बारे में भी जाना जाता है, ठीक है। भारतीय व्यापारियों की भूमिका, तो यूरोपीय लोगों के आने से पहले, बहुत पहले, भारतीय व्यापारी जो थे वो व्यापार में सक्रिय थे। चेट्टी, बोहरा, बनिया, गुजराती व्यापारी, ये सब समुदाय हैं जो व्यापार करा करते थे, ठीक है। इनके पास जहाज होते थे, ये व्यापार मार्गों का मैनेजमेंट करते थे, प्रबंधन करते थे, और विदेशी बंदरगाहों से भी इनके संबंध होते थे। इनमें से कई के स्थानीय शासकों के साथ भी अच्छे संबंध थे। इन्हें विशेष व्यापार के विशेष अधिकार भी प्राप्त हुए थे। इन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय व्यापार का पूरा एक नेटवर्क बनाने में मदद की। पुर्तगालियों का आगमन और उनका एकाधिकार। पुर्तगाली भारत में समुद्र के रास्ते आने वाले यूरोपीय थे। वास्को डी गामा जो था, जो 1498 में कालीकट पहुंचा था, उन्होंने जल्द ही गोवा, दीव और दमन जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाह पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। आए तो ये व्यापार के लिए थे, फिर इन्होंने कब्जा लिया क्षेत्र को, और अपनी नौसेना का उपयोग करके हिंद महासागर के व्यापार को ये कंट्रोल करने की कोशिश की। इन्होंने इन्होंने कार्टाज प्रणाली जो थी उसको लागू किया, जिसके तहत भारतीय जहाज जो थे उनको परमिट लेना पड़ता था, ठीक है। इस प्रणाली के तहत भारत के जहाज को परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिट लेना पड़ेगा। 16वीं शताब्दी में कुछ समय के लिए पुर्तगालियों का समुद्री व्यापार पर एक मजबूत एकाधिकार हो चुका था, खासकर मसालों पे और विलासिता की जो वस्तु होती थी, सामान होते थे, इस पे इनका कंट्रोल हो गया था। अन्य यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश। 17वीं शताब्दी में फिर डच आने लगे, अंग्रेज और फ्रांसीसी जैसे जो अन्य यूरोपीय शक्तियाँ हैं ये भी भारत में आने लगी थी। डचों ने पूर्वी तट इंडोनेशिया में मसाला व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि अंग्रेज जो थे और फ्रांसीसी जो थे इन्होंने खुद की ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की और इस कंपनी के तहत भारत से व्यापार करना शुरू करा। सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता जैसे जो तट वाले शहर थे ये कारखाने स्थापित किए। इनके आगमन से पुर्तगाली नियंत्रण समाप्त हो गया और समुद्री व्यापार में नई प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। इन कंपनियों ने धीरे धीरे भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में शक्ति और प्रभाव हासिल करना शुरू कर दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर प्रभाव। तो समुद्री व्यापार ने भारतीय बंदरगाह और शहरों में भारी आर्थिक वृद्धि लाई, यानी ये समृद्ध कर दिए क्षेत्र, ठीक है। व्यापारी जो थे यहाँ के अमीर बन गए, जहाज निर्माण हुआ, परिवहन और व्यापार में कई नौकरियां पैदा होने लगी थी। स्थानीय शासक जो थे उनको भी खूब टैक्स मिलने लगा था, तो उनको भी फायदा हो रहा था। हालांकि इसने असमानता भी पैदा करी, क्योंकि विदेशी व्यापारी और कुछ भारतीय व्यापारी अमीर बन गए, जबकि जो आम मजदूर थे वो उतने अमीर नहीं बन पाए, ठीक है। समय के साथ विदेशी कंपनियों ने भी स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिसका असर आपको हमारी आज़ादी पे भी देखने को मिलेगा। भारत में जहाज निर्माण और नौवहन। भारत में जहाज निर्माण का एक मजबूत परंपरा थी। भारतीय जहाज जो थे सागौन की लकड़ी से बने होते थे, जो लंबे समय तक चलते थे और मजबूत होते, क्योंकि सागौन की लकड़ी जो होती है वो बहुत मजबूत होती है, ठीक है। सूरत और मछलीपट्टनम जैसे बंदरगाह में कुशल कारीगर होते थे, जो बड़े समुद्र में चलने योग्य जहाज बनाया करते थे। भारतीय नाविक जो थे वो नेविगेशन में भी अच्छे थे और मानसूनी हवाओं का इस्तेमाल करके हिंद महासागर को पार कर लिया करते थे। भारतीय जहाज़ों का इस्तेमाल न केवल व्यापार के लिए बल्कि तीर्थ यात्रा जैसे मक्का और मछली पकड़ने के लिए भी किया जाता था। धार्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान। समुद्री व्यापार सिर्फ सामान के बारे में नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान भी होता था। अरब व्यापारी जो थे इस्लाम लेकर आए, कुछ यूरोपीय मिशनरी जो तट वाले क्षेत्र हैं यहाँ पे क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म को लेकर आई।
भारतीय विचार और भाषाएं और भोजन भी दूसरे देशों में फैला, यानी सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। ठीक है, तटीय शहर बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक बन चुके थे, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ रहा करते थे, एक साथ काम करते थे। ये सांस्कृतिक मिश्रण जो है समुद्री व्यापार के सबसे सकारात्मक प्रभावों में से एक था। चुनौतियां और संघर्ष। व्यापार से धन तो आया, लेकिन संघर्ष और हिंसा भी होने लगी। बंदरगाह और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण के लिए यूरोप की जो कंपनियां थी, इन्होंने आपस में भारतीय शासकों के साथ युद्ध लड़ रहे थे। ठीक है, और समुद्री डकैती भी एक बड़ी समस्या थी, खासतौर पे अरब सागर में। कई भारतीय शासकों ने यूरोपीय नियंत्रण का विरोध भी करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास नौसैनिक ताकत नहीं थी। 17वीं सदी के आखिर तक अंग्रेज और डच जो थे ये हावी होने लगे थे। भारत का समुद्री व्यापार जो था यूरोपियों के कंट्रोल में आने लगा था। ठीक है, इनका नियंत्रण हो चुका था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल किले के विशेष संदर्भ में मुगल वास्तुकला की विशिष्ट विशेषताओं के बारे में यहाँ पे आपको व्याख्या करनी है। तो देखिए, लाल किला है, मुगल न केवल महान योद्धा और प्रशासक थे, बल्कि महान निर्माता भी थे। मुगल वास्तुकला अपनी भव्यता, सुंदरता और समृद्ध कलात्मक शैली के लिए जानी जाती है। इसमें फारसी, इस्लामी, मध्य एशियाई और भारतीय वास्तुकला के तत्वों का मिश्रण दिखेगा। मुगल बादशाहों ने खूबसूरत किलों का, महलों का, मस्जिदों का, उद्यानों का और मकबरों का निर्माण करवाया था, जो आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं। मुगल वास्तुकला के सबसे बेहतरीन उदाहरण में से एक दिल्ली का लाल किला है। ठीक है, जो सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला मुगल वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाता है और मुगल गौरव का प्रतीक है। लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का उपयोग। मुगल इमारतों में सबसे पहले जो चीज़ हम देखते हैं वो लाल बलुआ पत्थर का ये इस्तेमाल करते थे और सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल करते थे। इन सामग्रियों का इस्तेमाल ताकत और सुंदरता दोनों को दिखाने के लिए किया जाता था। लाल किला जैसा कि नाम से पता चलता है कि मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, और किले के अंदर दीवाने खास यानी निजी दर्शकों का हॉल और इसके इमारतें जो हैं सफ़ेद संगमरमर से बनी हैं, जिसमें आपको बेहतरीन नक्काशी यानी डिजाइनिंग दिखेगी। कीमती पत्थरों से इसको सजाया गया है। मुगल इमारतों में ये रंग जो था विपरीतता की एक आम विशेषता थी। ठीक है, नेक्स्ट है सजावटी कला और जड़ाई कार्य और नक्काशी। ये जो इमारतें थी यहाँ पे आपको सजावट भी दिखेगी, नक्काशी भी दिखेगी, डिजाइनिंग भी दिखेगी। ठीक है, तो मुगल इमारतें अपनी सजावटी कला के लिए फेमस थी। एक आम तकनीक पिएत्रा ड्यूरा या जड़ाई का काम जो होता था, जिसमें रंगीन पत्थरों को क्या किया जाता था, संगमरमर में जड़ के सुंदर फूल या ज्यामितीय पैटर्न बनाए जाते थे। लाल किले में बेहतरीन नक्काशी आपको मिलेगी, फूलों की डिजाइनिंग मिलेगी, अरबी में उकेरी गई कुरान की आयतें भी आपको इसमें देखने को मिलती है। ये कुछ इस तरीके की डिजाइनिंग दिखेगी। देखो, बड़े द्वार और मजबूत दीवारें। मुगल किले और महल भी सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। लाल किले में लाहौरी गेट, दिल्ली में दिल्ली गेट जैसे विशाल द्वार हैं, जो न केवल दिखने में भव्य थे बल्कि मजबूत और सुरक्षित भी थे। किले की दीवारें लगभग 18 से 33 मीटर ऊंची है। ठीक है, जो दुश्मनों से सुरक्षा के लिए बनाई जाती थी। द्वार और दीवारों का बड़ा आकार मुगलों की शक्ति और अधिकार को दर्शाता था। डिजाइन में संतुलन और समरूपता। मुगल वास्तुकला की एक प्रमुख विशेषता है समरूपता। इमारतों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसका डिजाइन जो है, ठीक है, उसमें आपको कई जगह पे समरूपता यानी एक जैसी चीजें दिखेंगी। लाल किले में महलों और उद्यानों को बड़े करीने में व्यवस्थित तरीके से, संतुलित तरीके से रखा गया है। समरूपता यानी मुगलों की डिजाइन में जो व्यवस्था है, अनुशासन है, पूर्णता है। ठीक है, इसमें आपको पूर्णता के प्रति प्रेम दिखेगा, एक जैसी डिजाइन दिखेगी, कहने का मतलब ये है। खूबसूरत उद्यान चार बाग शैली। मुगलों ने फारस में चार बाग उद्यानों का विचार फारस से लेकर आए थे। ये एक प्रकार का उद्यान है जिसे जल चैनलों या पैदल मार्गों के द्वारा चार बागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, लाल किले के अंदर इसे हयात बख्श बाग अ, के नाम से जाना जाता है। पानी, हरियाली और छाया के उपयोग ने किले को गर्म मौसम में भी सुखद और शांतिपूर्ण बना दिया था। ये उद्यान केवल सजावट के लिए नहीं बल्कि रोजमर्रा की शाही जिंदगी का भी हिस्सा होते थे। तो देखो, कुछ इस तरीके से होता था। ये चार ऐसे रास्ते हो जाते थे इसमें, यहाँ पे पानी भर दिया जाता था। ठीक है, इधर उद्यान होते थे जैसा आप इमेज में देख पा रहे हो। मेहराब, गुंबद और मीनारे। तो आप देखोगे यहाँ पे मेहराब डिजाइनिंग होती थी, गुंबदें होती थी, ठीक है, मीनारें होती थी।
तो मुगल वास्तुकला को इसके मेहराब, गुंबद और मीनारों से आसानी से पहचाना जा सकता है। ये जो विशेषताएं इमारत को सुंदर और भव्य दिखाती हैं। लाल किले में कई खूबसूरत मेहराबदार दरवाजे हैं, ठीक है, आप देखोगे ये डिजाइनिंग होती थी दरवाजों में, साथ ही गुंबद भी होती है। मोती मस्जिद जैसे महल भी आपको ऊपर उठते हुए दिखेंगे इसमें। इन घुमावदार आकृतियों ने हॉल के अंदर हवा को ठंडा करने और ध्वनि को बेहतर बनाने में भी मदद की। निजी और सार्वजनिक स्थानों का संयोजन। लाल किले जैसे मुगल किलों में सार्वजनिक समारोह और निजी शाही जीवन के लिए अलग अलग क्षेत्र बना रखे थे। जैसे दीवाने आम सार्वजनिक श्रोताओं का हॉल था। ये जगह जो थी यहाँ पे सम्राट आम लोगों से मिला करते थे, उनकी समस्या सुनते थे, ठीक है, यहाँ पे आम लोग आ सकते थे। फिर दीवाने खास, इसका इस्तेमाल रईसों और विदेशी मेहमानों के साथ बैठकों के लिए किया जाता था। रंग महल जनाना, महिलाओं के क्वार्टर जैसे निजी महलों को खूबसूरती से सजाया गया था। केवल शाही परिवारों के सदस्यों के लिए ये हुआ करता था, ठीक है। और मुगल इमारतों में अक्सर इस्लामी तत्व शामिल होते थे, ठीक है, जैसे इसमें आपको गुंबद दिखेगी, मेहराब दिखेगी, प्रार्थना स्थल दिखेगा। लेकिन इनमें भारतीय शैलियाँ भी कई जगह पे आपको दिखेगी, जैसे छतरियाँ हैं, झरोखे जो है, बालकनी बालकनी जो होती है, ठीक है। लाल किला इस सांस्कृतिक मिश्रण का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये दर्शाता है कि कैसे मुगलों ने अपनी इस्लामी पहचान को बनाए रखते हुए भारतीय परंपराओं का भी सम्मान किया, उसका भी इसमें इस्तेमाल किया, ठीक है। पानी जो है मुगल डिजाइन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लाल किले के अंदर हमें पानी के चैनल दिखेंगे, फव्वारे दिखेंगे, पुल मिलते हैं, जिनका उपयोग हवा को ठंडा करने और आसपास के वातावरण को अधिक शांतिपूर्ण बनाने के लिए किया जाता था। नहर ए बिहिश्त महलों के बीच में रहती थी, सुंदरता और शांति को बढ़ाती थी। पानी की आवाज़ और दृश्य ने जगह को स्वर्ग जैसा महसूस कराया, जैसा कि फारसी कविता में वर्णन किया गया है, ठीक है। शाही शक्ति और भव्यता का प्रतीक, किसी भी चीज़ से ज़्यादा लाल किला और अन्य मुगल इमारतें सम्राट की शक्ति, धन और स्वाद को दिखाने के लिए था। कहने का मतलब है कि ये जो इमारतें थी ना, बड़ी इमारतें, ऊंची इमारतें होती थी, ये किले होते थे, ये कहीं ना कहीं उनकी शक्ति को दिखाते थे, उनके रुतबे को दिखाते थे। ऊंची दीवारें, समृद्ध सजावट, विशाल हॉल, सुंदर उद्यान एक स्पष्ट संदेश देते थे कि मुगल जो है वो शक्तिशाली हैं, सुसंस्कृत हैं और दिव्य शासक थे। लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये साम्राज्य का प्रतीक थी। आज भी स्वतंत्रता दिवस पे भारतीय प्रधानमंत्री के भाषण के लिए इस स्थल को इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चक्की नामा और चरखा नामा के संदर्भ में दक्कन में सामाजिक धार्मिक परिवेश में सूफी लोक साहित्य की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। देखिए, सूफीवाद जो है इस्लाम की एक रहस्यमय शाखा है जो प्रेम, भक्ति और ईश्वर के साथ एकता पे केंद्रित है। ये सहिष्णुता, सादगी और मानवीय समानता में विश्वास करता है। इसमें क्या है कि मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करें तो विशेष रूप से जो दक्कन क्षेत्र था, तो यहाँ पे सूफीवाद जो था आम लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। इसमें जो स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करते थे, ये संगीत और कहानी कहने के लिए स्थानीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। सूफियों ने अपना संदेश जो फैलाना शुरू करा था, उसका एक तरीका इन्होंने यूज़ किया था लोक साहित्य के माध्यम से, यानी जो लोक साहित्य होता था उसके माध्यम से अपने विचारों को ये लोगों तक पहुंचा रहे थे। तो दक्कन में ये जो साहित्य केवल फारसी या अरबी में नहीं लिखा गया, बल्कि जो दक्खनी जो उर्दू का एक पार्ट है, ठीक है, उसमें भी लिखा गया। चक्कीनामा और चरखानामा ये जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कृतियां हैं, इसमें आध्यात्मिक और सामाजिक शिक्षा देने के लिए दैनिक जीवन के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया था, जैसे चक्की या चरखा, ठीक है, यानी ये जो चक्की चरखा ये डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, इसको यूज़ किया जाता था प्रतीक के रूप में शिक्षा देने के लिए। तो इन ग्रंथों ने दक्कन के धार्मिक और सामाजिक जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो देखिए, सूफी लोक साहित्य लेखन या कविता का एक रूप है जो सरल रोजमर्रा की भाषा और कल्पना का उपयोग करके आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। कहने का मतलब है कि ये जो सूफी कविता है या सूफी जो साहित्य लेखन है, इसमें जो डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं उनका इस्तेमाल करके बिल्कुल सरल भाषा में आध्यात्मिक विचारों को रखा जाता है लोगों के सामने। इसमें अक्सर कहानी के माध्यम से, गीतों, प्रतीकों का के माध्यम से इनका उपयोग करके आम लोगों को आसानी से जो चीजें समझ में आती है उन चीजों का इस्तेमाल करके लोगों को समझाया जाता है। दक्कन में शाह मीरांसी, शमसुल उशाक जैसे सूफी संत और अन्य स्थानीय दर्शकों के लिए लिखने के लिए दक्खनी का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो जटिल धार्मिक नियमों का उपयोग करने की बजाय
इन्होंने आसान तरीके से प्रेम, भक्ति, मानवीय मूल्यों को सिखाया है। दक्कन क्षेत्र में कई संस्कृति, धर्म, भाषाओं का मिश्रण था। यहाँ पे हिंदू भी रहते थे, यहाँ पे मुस्लिम भी रहते थे, यहाँ पे जैन भी रहते थे, अन्य भी लोग थे जो एक साथ रहा करते थे। तो सूफी संतों ने लोक साहित्य का इस्तेमाल किया, सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि सभी समुदायों से जोड़ने के लिए जो वहाँ की जो लोकल परंपराएं थी उसका इस्तेमाल किया। इन्होंने समानता का उपदेश दिया, धार्मिक विभाजन की आलोचना की, ईश्वर की एकता तथा लोगों के बीच में एकता पर ध्यान केंद्रित किया। इससे शांतिपूर्ण सामाजिक धार्मिक माहौल बनाने में मदद मिली। चक्की नामा पीसने वाले पत्थर का प्रतीक है। ठीक है, चक्की नामा एक कविता या साहित्यिक रूप है जो पीसने वाला जो पत्थर होता है जिसको चक्की कहते हैं, इसको आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में इसमें इस्तेमाल किया गया है। जिस तरीके से चक्की जो होती है दो पत्थरों के बीच में अनाज को पीसती है। ठीक है, चक्की में एक पत्थर होता है, फिर बीच में अनाज रखा जाता है, फिर दूसरा पत्थर होता है, इसको आपस में घिसा जाता है जिससे अनाज पिस जाता है। ठीक है, उसी तरह आत्मा खुशी और दुख यानी सुख और दुख, प्यार और दर्द, जीवन और मृत्यु के बीच में फंसी होती है। ठीक है, कविता पीसने की प्रक्रिया की तुलना आध्यात्मिक जीवन की कठिनाइयों से कर रही है। यानी इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें पीसने की जो बातें चल रही है ना, ये हमारा जो आम जीवन में जो कठिनाई है उससे जोड़ के इसको बताया जा रहा है। ये इस विचार को सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को धैर्य रखना पड़ेगा, पीड़ा और विनम्रता से गुजरना पड़ेगा। ये मानव जीवन के दर्द को भी दर्शाता है कि खासकर जैसे महिलाओं के लिए, क्योंकि पारंपरिक घरों में पीसना एक दैनिक कार्य होता था। चरखानामा, चरखे से संदेश। चरखानामा में चरखे को जीवन और आध्यात्मिक प्रगति के रूप में बताया गया है। जैसे धागा काता जाता है। ठीक है, धागा काटना ध्यान या प्रार्थना का रूप माना गया है। जिस तरीके से धागा धीरे धीरे और सावधानी से बनाया जाता है, उसी तरीके से आध्यात्मिक विकास के लिए भी ध्यान, अनुशासन और प्रयास की आवश्यकता होती है। चरखा ये भी दर्शाता है कि जीवन में सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है, लगातार कैसे आगे बढ़ रहा है। ये कविता जो है सादा जीवन, कड़ी मेहनत और ईश्वर के प्रति जो समर्पण है इसको दिखाती है। महिलाओं के अनुभवों का प्रतिबिंब। चक्की नामा और चरखा नामा दोनों ही महिलाओं के जो दैनिक संघर्ष हैं इसको दर्शाते हैं, क्योंकि उनके लिए पीसना, कताई करना ये सब आम काम होता था। तो इन कविताओं ने महिलाओं के जीवन को आध्यात्मिक अर्थ दे दिया। ठीक है, उनके काम को पवित्र बताया गया है इसमें। और इस साहित्य के माध्यम से जो महिलाएं थी वो खुद को सिर्फ हाउसवाइफ यानी गृहिणी नहीं बल्कि महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्राणी के रूप में देख सकती थी। इससे उनके श्रम यानी जो वो काम करती थी उसको सम्मान मिला और बड़ी आध्यात्मिक सच्चाइयों से इनको जोड़ा गया। फिर धार्मिक बाधाओं को तोड़ना, यानी सूफी लोक साहित्य जो है सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला था। इसमें प्रेम, दर्द, भक्ति जैसे सार्वभौमिक विचारों का इस्तेमाल किया गया था जिन्हें हिंदू, मुस्लिम या कोई भी समझ सकता था। सूफी संत अक्सर हिंदू और इस्लामी दोनों परंपराओं के शब्दों और प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे, जैसे राम, रहीम, स्थानीय त्योहार, लोक कथा इसका इस्तेमाल करते थे। इससे समुदायों के बीच में डर या नफरत को दूर करने में मदद मिली और शांति और एकता को बढ़ावा मिला। स्थानीय भाषा का प्रयोग, दक्खनी उर्दू। तो दक्कन में सूफी साहित्य की सफलता का जो मेन कारण था वो था दक्खनी उर्दू का उपयोग करना। ठीक है, जो कन्नड़, मराठी, तेलुगु और फारसी जैसी जो स्थानीय भाषाओं थी इनका मिश्रण थी। शास्त्रीय फारसी या अरबी के विपरीत दक्खनी जो थी आम लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। तो इसमें जो साहित्य लिखा गया तो जाहिर सी बात है कि आम लोग जो थे वो आसानी से समझ भी पाएंगे। इससे सूफी संदेशों को समझना आसान हो गया। ग्रामीणों, कारीगरों और महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो गए। आमतौर पे जो उच्च साहित्य नहीं पढ़ सकते थे वो भी इसको आसानी से समझ पाते थे। ठीक है, फिर सामाजिक आलोचना और सुधार। चक्की नामा, चरखा नामा सिर्फ धर्म के बारे में नहीं बल्कि समाज में जो अन्याय है उसके बारे में बात करते हैं। ये कविताएं जो है लालची शासक, घमंडी विद्वानों, बेईमान पुजारियों की आलोचना करती थी। ये गरीब जो लोग थे, पीड़ित लोग जो थे, शक्तिहीन जो लोग थे उनके लिए बोलते हैं। इस तरीके से सूफी साहित्य ने समाज के लिए एक दर्पण की तरह काम किया और इसके बुरे पक्षों को दिखाया, लोगों को सरल, ईमानदार, दयालु जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। भक्ति आंदोलन पे भी प्रभाव पड़ा। तो दक्कन में सूफी परंपरा भक्ति आंदोलन से भी प्रभावित थी। उसने उसे प्रभावित किया। तुकाराम, नामदेव, कबीर जैसे जो भक्ति संत थे इन्होंने भी ईश्वर के प्रति प्रेम, समानता और आंतरिक पवित्रता के बारे में ही बात की थी। सूफी और भक्ति कवि अक्सर समान भाषा, समान विचारों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ताकि इनको
एक तरीके से सूफी जो थे अपने आप को भक्ति आंदोलन से जोड़ के भी दिखा देते थे। फिर दक्कन संस्कृति पर स्थायी प्रभाव। आज भी चक्की नामा और चरखा नामा की शिक्षाओं को लोकगीतों में, मौखिक परंपराओं में, धार्मिक समारोहों में याद किया जाता है। उन्होंने दक्कन की जो स्थानीय संस्कृति थी उसको आकार दिया था। हिंदू और जो मुस्लिम थे इनके लिए एक समान आध्यात्मिक विरासत का निर्माण करा। सूफी लोक साहित्य के द्वारा सिखाए गए जो सहिष्णुता, प्रेम, सादगी वाला जो शांतिपूर्ण जो जीवन मूल्य थे उसके लिए लोगों को आज भी ये क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये जो वीडियो खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने कवर करा दिए हैं। ज़्यादातर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसको अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।